हेलो गाइस, वेलकम करता हूं मेरे नए वीडियो और नए चैनल में। प्लीज़ दोस्तों मुझे थोड़ा सपोर्ट करना। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी डिले के। कहानी की शुरुआत एक हल्के अंधेरे कमरे से होती है जहां हमारा मेन कैरेक्टर एक लड़की को कुछ नए कपड़े देते हुए कहता है कि वो टाइट स्कर्ट पहनना बहुत अनकंफर्टेबल है, इसलिए तुम ये पहन लो। उसकी बात मानकर लड़की धीरे से ठीक है कह देती है और कपड़े चेंज करने लगती है। थोड़ी देर बाद वो बाहर आती है और शर्म से लाल होते हुए एमसी से पूछती है कि ब्रदर ये जैंग, क्या मुझे सच में ये ब्लैक पैंटीहोज नाम की चीज़ पहननी पड़ेगी? ये जैंग बिना किसी हेजिटेशन के तुरंत हाँ कह देता है। अपने कपड़ों को अजीब नज़रों से देखते हुए लड़की कहती है कि हालांकि ये नॉर्मल कपड़ों के कंपैरिजन में भागने और दौड़ने के लिए ज़्यादा बेहतर है, पर इसको पहनकर मुझे अभी भी थोड़ी शर्म आ रही है। उसकी इस ऑकवर्ड सिचुएशन को देखकर ये जैंग उसे रिलैक्स करते हुए समझाता है कि चिंता मत करो, तुम्हारे पुराने कपड़े लंबे समय तक दौड़ने के लिए बेकार थे, इसलिए इस वक्त इसको पहनना बिल्कुल सही रहेगा। इसके बाद माहौल अचानक से थोड़ा सीरियस हो जाता है और ये जैंग पूछता है कि सबसे ज़रूरी बात, क्या सब कुछ पैक हो गया है? क्योंकि हम आज रात ही यहाँ से निकल रहे हैं। ये सुनते ही लड़की खुशी से अपना झोला चेक करने लगती है और गिनते हुए कहती है कि मुझे देखने दो ब्रदर, ये जैंग का फेवरेट ऑस्मैंथिस केक, उनकी पसंदीदा वूगोंग चाय और फ्राइड पैनकेक्स। ये सब सुनकर ये जैंग थोड़ा परेशान हो जाता है और कहता है कि शाओ ताओ, हम इस बार अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं, किसी पिकनिक पर नहीं जा रहे। पर शाओ ताओ की मासूमियत अलग ही लेवल पर थी। वो खुशी से उछलते हुए अपने हाथों में दो छोटे गुड्डे दिखाती है और कहती है कि टडा, और सबसे जरूरी खजाना, ये शादी वाले गुड्डे जो ब्रदर ये जैंग ने मुझे दिए थे। उसकी ऐसी हरकत देखकर ये जैंग थक हार कर कहता है कि क्या यही ढूंढने में तुम्हें इतना लंबा वक्त लग गया? चलो अब जब तुम्हारा सामान पैक हो ही गया है तो जल्दी निकलते हैं। इसी पैकिंग की टेंशन और भागने की तैयारी के बीच कहानी थोड़ी पीछे पास्ट में जाती है, जहां ये जैंग याद करता है कि आखिर उसने हेहुआन सेक्ट ज्वाइन ही क्यों किया था। उस वक्त सेक्ट रिक्रूटमेंट चल रहा था, जहां बैनर्स लगे थे कि हेहुआन सेक्ट को रिक्रूट करना है और उन्हें किसी टैलेंट की जरूरत नहीं है, बस खूबसूरत लड़कों की तलाश है। वहां खड़ी एक रिक्रूटर लड़की ये जैंग को देखकर आवाज लगाती है और जोर से कहती है कि इधर देखो, इधर देखो। फिर वो उसकी तरफ इशारा करते हुए हंसकर कहती है कि अरे वहां खड़े हैंडसम लड़के, क्या तुम डुअल कल्टीवेशन में इंटरेस्टेड हो? आओ हमारा हेहुआन सेक्ट ज्वाइन कर लो। उसकी आवाज़ सुनकर ये जैंग थोड़ा चौंक जाता है और अपने मन में सोचता है कि क्या सच में कोई ऐसा सेक्ट भी है जो टैलेंट नहीं देखता। ये सोचकर उसके चेहरे पर उम्मीद आ जाती है और वो जोश में कहता है कि ठीक है, मैं ज्वाइन करूंगा। सेक्ट में शामिल होने के बाद ये जैंग की आवाज़ एक नरेशन के रूप में आती है, जहां वो बताता है कि हेहुआन और डुअल कल्टीवेशन का असली मतलब समझ में आ ही गया और ये भी पता चल गया कि वो लोग टैलेंट क्यों नहीं देखते। पर वो आगे क्लियर करता है कि उन सब बातों से अब कोई फर्क नहीं पड़ता, सबसे ज़रूरी बात यह है कि अब मैं अमर होने के लिए कल्टीवेशन कर सकता हूँ। लेकिन उसके ये खुशी के दिन ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिके। वो बताता है कि उसके सेक्ट ज्वाइन करने के कुछ ही समय बाद कल्टीवेशन की दुनिया में एक बड़ा केओस मच गया। हेहुआन सेक्ट को एक विलेनस ग्रुप घोषित कर दिया गया और दोनों तरफों ने इंसाफ के नाम पर एक बहुत बड़ी जंग शुरू कर दी। उसी भयानक जंग को याद करते हुए वो बताता है कि मेरे जैसे आउटर सेक्ट के डिसाइपल्स, जिनका कोई बड़ा बैकग्राउंड नहीं था, उन्हें नेचुरली सबसे आगे बॉर्डर पर भेज दिया गया ताकि वो बस दुश्मनों के हमले झेल सकें। इसी सिचुएशन में कुछ महीने पहले एक मिशन के दौरान मैं बुरी तरह जख्मी होकर कोमा में चला गया था और तब मुझे गांव की लड़की ने बचाया जिसका नाम शियाओ ताओ था। उस हादसे के बाद ये जंग रिकवर होने के लिए शियाओ ताओ के घर पर ही रुक गया था। वो अपने दिल की बात बताते हुए कहता है कि उस आराम के वक्त में मैंने एक बार भी अपने सेक्ट में वापस लौटने के बारे में नहीं सोचा। फिर सीन में दिखता है कि ये जैंग नॉर्मल जिंदगी जी रहा है। तभी शियाओ ताओ उसको आवाज लगाती है कि ब्रदर ये जैंग, खाना खाने का वक्त हो गया है। और ये सुनकर ये जैंग ठीक है कहता है। अपनी उस पुरानी पीसफुल जिंदगी को याद करने के बाद अचानक बाहर से एक बहुत ही खतरनाक स्पिरिचुअल प्रेशर महसूस होता है। ये प्रेशर इतना जबरदस्त था कि ये जैंग झटके से हवा में उड़ते हुए जमीन पर गिर जाता है। वो तुरंत उठता है और मन ही मन टेंशन में सोचता है कि ये तो जिनगांग सेक्ट का अरहट ट्रू बॉडी है और फियर्स बीस्ट सेक्ट का ब्लैक फेदर स्नेक भी यही है। ये सब देखकर उसे एहसास होता है कि जंग जैसे हालात में कोई भी इंसान कभी भी पूरी तरह से इस सबसे अलग नहीं रह सकता। ये खतरा समझ आते ही वो तुरंत चिल्लाकर शियाओ ताओ से कहता है कि शियाओ ताओ, अपना सामान तुरंत पैक करो, हम आज रात ही यहाँ से निकल रहे हैं। इस पॉइंट पर ये जंग पूरी तरह से क्लियर था और वो बताता है कि अब मुझे इमोर्टैलिटी के लिए कल्टीवेशन करने की कोई चाहत नहीं बची है। अब मैं बस शियाओ ताओ को इस कल्टीवेशन की दुनिया से बहुत दूर ले जाना चाहता हूँ ताकि हम बाकी की जिंदगी एक साथ बिता सकें। ये जैंग तुरंत अपना सामान उठाता है और शियाओ ताओ का हाथ पकड़कर अंधेरे जंगल की तरफ भागते हुए कहता है कि मुझे जोर से पकड़े रहना और छोड़ना मत। शियाओ ताओ भी डर और जल्दी में हाँ कहती है। रात के उस घने जंगल से भागते हुए अचानक शियाओ ताओ नोटिस करती है और थोड़ी चिढ़ते हुए कहती है कि ब्रदर ये जैंग शर्मा रहे हैं, मैंने ये पहली बार देखा है। उसकी बात सुनते ही ये जैंग थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है और कहता है कि मैं नहीं शर्मा रहा, चलो जल्दी चलते हैं।
इसी भागम भाग के बीच शियाओताओ थोड़ी इमोशनल हो जाती है और उससे पूछती है कि ब्रदर ये ज़ैंग, क्या हम कभी फ्यूचर में अपने घर वापस जाएंगे? ये सुनकर ये ज़ैंग कॉन्फिडेंटली कहता है कि जब तक हम दोनों साथ हैं कोई भी जगह हमारा घर है, चलो अब। शियाओताओ भी खुशी और भरोसे के साथ हाँ में सर हिलाती है। भागते हुए यी ज़ैंग एक बार फिर अपने उस डीप ट्रूथ पर आता है और बताता है कि मेरा नाम यी ज़ैंग है, मैं हेववान सेक्ट का सबसे ऑर्डिनरी आउटर सेक्ट डिसाइपल हूँ और एक ट्रांस माइग्रेटर भी हूँ। वो बताता है कि जब मैं पहली बार इस दुनिया में आया था तो मेरे साथ एक सिस्टम भी आया था, पर उसकी किस्मत इतनी खराब थी कि ये सिस्टम किसी भी तरह एक्टिवेट ही नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान रहता था। उसे वो दिन याद आता है जब एरर स्क्रीन पर लिखा आया था कि एक्टिवेट नहीं हो सकता, 404 इनवैलिड एरर है। सिस्टम आवाज़ दे रहा था कि सिस्टम एक्टिवेट करने की कंडीशंस अभी पूरी नहीं हुई हैं, इसलिए एक्टिवेट नहीं हो सकता। यी ज़ैंग निराश होकर सोचता है कि मैं सिस्टम भी एक्टिवेट नहीं कर सकता और मेरे अंदर कल्टीवेशन करने का कोई टैलेंट भी नहीं है। उसे वो बुरा वक्त याद आता है जब एक सेक्ट वाले ने उसे रिजेक्ट करते हुए मुंह पर कह दिया था कि तुम्हारा टैलेंट स्टैंडर्ड के हिसाब से ठीक नहीं है, कृपया वापस चले जाओ। यी ज़ैंग बताता है कि अलग अलग सेक्ट्स किसी भी इंसान का टैलेंट सबसे ज़्यादा देखते हैं। उसने वहां बहुत कोशिशें की थी, पर हर बार उसे बाहर निकाल दिया गया। यहां तक कि जिनगांग सेक्ट वालों ने भी चिल्लाकर कहा था कि तुम्हारा पैदाइशी टैलेंट बहुत खराब है, हम तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उस वक्त उसने टूट कर सोचा था कि अगर मैं एक कल्टीवेशन वर्ल्ड में आ ही गया हूं और कल्टीवेशन ही नहीं कर सकता तो फिर यहां आने का पॉइंट ही क्या रह गया। और इन्हीं परेशान करने वाली यादों के तुरंत बाद कहानी दोबारा उस इंटेंस जंगल वाले सीन में जंप करती है जहां वो दोनों अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। तभी अचानक पीछे से एक बहुत ही गुस्से भरी आवाज़ आती है जो चिल्लाती है कि वहीं रुक जाओ। ये आवाज़ सुनते ही यी ज़ैंग और शियाओताओ पूरी तरह चौंक जाते हैं और उनकी सांसें अटक जाती हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि वो घिर चुके हैं। उनके सामने जेड मेडन सेक्ट की मास्टर बाई निंगबिंग खड़ी थी, जो गोल्डन कोर स्टेज पर थी। उनके साथ उनकी डिसाइपल लड़की भी थी। लड़की गुस्से में यी ज़ैंग की तरफ देखती है और अपनी मास्टर से पूरी नफरत के साथ कहती है कि मास्टर, हमें हेववान सेक्ट का एक धोखेबाज चोर यहाँ मिल गया है, क्या हमें इसको यहीं बार देना चाहिए? अपनी डिसाइपल की बात सुनकर मास्टर बाई निंगबिंग एक सेकंड के लिए उसकी तरफ देखती है और आगे आते हुए एकदम स्ट्रिक्ट आवाज़ में हुक्म देती है कि रुको। पर इस रुकने के कमांड के बीच ही सिचुएशन और भी खतरनाक हो जाती है जब अचानक यी ज़ैंग पर एक बहुत ही तेज हमला होता है, जिसके झटके से उसका चेहरा टेंशन से टाइट हो जाता है। एकदम अचानक से सीन में एक भयंकर टेंशन बन जाती है जब बाई निंगबिंग पूरी ताकत से ये ज़ैंग को एक जोरदार किक मारती है और उसे जमीन पर बुरी तरह पटक देती है। बिना एक सेकंड वेस्ट किए वो अपना पैर उसके सर पर रखकर उसे दबा देती है, जिससे ये ज़ैंग के मुंह से दर्द भरी चीख निकल पड़ती है। आह! इस दर्दनाक सिचुएशन के बीच बाई निंगबिंग बिल्कुल ठंडे और खतरनाक अंदाज में उसकी आंखों में देखते हुए कहती है कि अगर तुम मुझे हेहवान सेक्ट के अगले प्लान के बारे में बता दे तो मैं तेरी जान बख्श सकती हूँ। ये सुनते ही ये ज़ैंग के चेहरे पर एक दर्द भरी और सार्कास्टिक मुस्कान आ जाती है। वो हंसते हुए ताना मारता है कि मुझे लगता है तुम लोग इतने डेस्परेट हो चुके हो कि अब किसी भी हद तक जाने को तैयार हो। उसकी बात पर बाई निंगबिंग बस गुस्से से करती है। अपने दर्द को दबाते हुए ये ज़ैंग अपनी बात को आगे बढ़ाता है और कहता है कि मेरे जैसे मामूली कल्टीवेशन लेवल वाले इंसान को भला सेक्ट के प्लान्स के बारे में कैसे पता हो सकता है। इस अकड़ को देखकर वहां खड़ी लड़की आगे आती है। वो अपनी मास्टर को शांत करते हुए कहती है कि मास्टर, आपको इतना गुस्सा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस जैसे कचरे को आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं इसे संभालती हूँ। बाई निंगबिंग भी उसकी बात मान लेती है और ठंडी आवाज़ में उसे इजाज़त दे देती है। ठीक है, आगे बढ़ो। तभी अचानक वहां खड़ी शाओटाओ रोने लगती है और डरते हुए भीख मांगती है कि नहीं, प्लीज ये ज़ैंग भाई को टॉर्चर मत करो, वो एक बहुत अच्छे इंसान है, वो सच में बहुत अच्छे इंसान है। उसके इस रोने धोने को देखकर लड़की के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ जाती है और वो सार्केज़म के साथ कहती है कि वाह, क्या गहरा प्यार और सच्ची भक्ति है। और बिना एक सेकंड सोचे अगले ही पल लड़की अपनी तलवार सीधा शाओटाओ के आर पार कर देती है और जोर से चिल्लाती है, मर जा। जैसे ही ये ज़ैंग अपनी आंखों के सामने शाओटाओ को रोते हुए और मरते हुए देखता है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो जोर से चिल्लाता है, शाओटाओ। उसका पूरा जिस्म गुस्से और बेबस होने के दर्द से कांपने लगता है। वो जमीन पर पड़ा हुआ ही आग बबूला होकर चिल्लाता है कि क्यों, इस सब से उसका तो कोई लेना देना था ही नहीं, तुमने उसे क्यों मारा? ये ज़ैंग के इस दर्द और गुस्से को देखकर लड़की बिल्कुल निर्दयी होकर हंसती है और कहती है कि हेहवान सेक्ट के तरीकों के बारे में पूरी दुनिया जानती है, अगर हेहवान सेक्ट से जुड़ी हुई कोई औरत मारी भी गई तो क्या फर्क पड़ता है। जब वो आगे बढ़कर धमकी देती है कि मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रही हूं, अगर तुम अभी भी अपना मुंह नहीं खोलोगे। इस धमकी को सुनते ही ये ज़ैंग का गुस्सा अपने पीक पर पहुंच जाता है और वो लड़की के ऊपर जोर से थूक देता है। थुई! जब वो चिल्लाता है कि ये किस बकवास किस्म का लॉजिक है
और वैसे भी मुझे कुछ नहीं पता, और अगर पता भी होता तो भी मैं तुझ जैसी कमीनी को एक लफ्ज भी नहीं बताता। ये गाली सुनते ही लड़की आपे से बाहर हो जाती है और वो जोर से हक करती है। अगले ही पल वो बेरहमी की सारी हदें पार करते हुए अपनी उंगलियां ये जेंग की आंखों में घुसाकर उसकी आंखें निकाल लेती है। ये जेंग दर्द के मारे बुरी तरह चीख पड़ता है। जमीन पर तड़पते हुए खून से लथपथ ये जेंग दर्द और गुस्से में उन्हें कोसता है कि तुम खुद को धार्मिक कहने वाली दोगली औरतों। ये सब बेरहमी देखकर बाई निंगबिंग अपने बाकी डिसाइपल्स को ज्ञान देते हुए समझाती है कि डिसाइपल्स इस बात को हमेशा याद रखना, जब तक तुम राक्षसों का नाश कर रहे हो और बुराई को जड़ से मिटा रहे हो, तब तक कभी कभी ऐसे सख्त तरीके अपनाना बिल्कुल ठीक होता है। उसके इस घटिया लॉजिक को सुनकर सभी डिसाइपल्स बिना दिमाग लगाए एक साथ बोल उठते हैं कि हम समझ गए मास्टर। इसके बाद तो जैसे उन सब पर खून सवार हो जाता है। वो सब ये जिंग को बुरी तरह पीटने लगते हैं और लड़की पागलों की तरह चिल्लाती है कि मर जा, तू किसी काम का कचरा नहीं है। ये जिंग लगातार दर्द से चीखता रहता है। अपनी आखिरी सांसें गिनते हुए उसका जुनून और बदले की आग और भी भड़क उठती है। वो उन्हें दिल से बद्दुआ देता है कि बाई निंगबिंग शेन चिंगसी, अगर मेरा अगला जन्म हुआ तो मैं तुम में से एक को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और जैसे ही उसकी जान जाने वाली होती है, अचानक एक तेज आवाज आती है, डिंग। एक मिस्टीरियस सिस्टम एक्टिवेट होता है जो बताता है कि होस्ट के अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग जुनून डिटेक्ट हुआ है और सिस्टम अब एक्टिवेट होने वाला है। फिर तुरंत एक वार्निंग ब्लिंक होती है कि होस्ट मरने वाला है, एरर एरर। सिस्टम अब अपने आप को रिपेयर कर रहा है। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले सीन के बाद स्टोरी एकदम से कट होती है और हम ही-वान सेक्ट के फ्रंटलाइन स्ट्रॉन्ग होल्ड में पहुंच जाते हैं। जब ये जेंग की आंख खुलती है तो वो पूरी तरह शॉक्ड और कंफ्यूज होता है। वो अपने आसपास देखता और मन ही मन डर के साथ सोचता है कि क्या मैं पहले ही मर नहीं चुका था, या आखिर कौन सी जगह है। तभी उसकी इन्हीं उलझनों के बीच एक बहुत ही मीठी और सेड्यूसिंग आवाज उसके कानों में आती है कि जूनियर ब्रदर, चलो तुम आखिरकार होश में आ गए। ये आवाज सुनते ही ये जेंग को एक झटका लगता है और वो अपने दिमाग में सोचने लगता है कि ये आवाज, क्या ये वही है। वो खूबसूरत सी लड़की उसके और पास आती है और फ्लर्टी अंदाज में कहती है कि ये बहुत अच्छी बात है कि तुम होश में आ गए हो। अब हम तुम्हारी सीनियर सिस्टर की ही-वान टेक्निक ट्राई कर सकते हैं। वो आगे बोलती है कि जूनियर ब्रदर, ये जब तुम फ्रंटलाइंस पर फटे पुराने कपड़ों में बेहोश पड़े थे तो मुझे लगा कि तुम मर चुके हो। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी जल्दी उठ जाओगे। चलो अब अपनी सीनियर सिस्टर को चेक करने दो कि कहीं तुम्हें कोई अंदरूनी चोट तो नहीं आई है। ये जेंग उसे ध्यान से देखता और मन में पैनिक होते हुए सोचता है कि ये तो ही-वान सेक्ट की सीनियर सिस्टर फेंग क्विंग यिन है। ये उम्र में भले ही छोटी है, लेकिन इसके तरीके बहुत ही निर्दयी हैं। अगर इसके साथ डुअल कल्टीवेशन किया तो इसका सीधा सा मतलब है कि मेरी मौत पक्की है। और तो और इसने इतनी छोटी उम्र में ही की कंडेंसेशन के सेकेंड लेवल को भी हासिल कर लिया है। इस नए खतरे को भांपते हुए ये जेंग इस ऑकवर्ड सिचुएशन को टालने की कोशिश करता है और थोड़ा घबराते हुए कहता है कि सीनियर सिस्टर फेंग, आप इतनी जल्दी मत कीजिए। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि अभी युद्ध में क्या चल रहा है? उसकी इस बात पर फेंग क्विंग यिन मुस्कुराती है और बड़े कॉन्फिडेंस से जवाब देती है कि ये तो जाहिर सी बात है, हमारी एक बहुत शानदार जीत हुई है। वो आगे हैरानी से पूछती है कि क्या जूनियर ब्रदर को अभी तक इस बारे में नहीं पता है? कल जिस बाई निंगबिंग ने हम पर धोखे से हमला किया था, उसे हमारे ही-वान सेक्ट के मास्टर ने हरा दिया है। वो अपनी सेक्ट की जीत का बखान करते हुए आगे बताती है कि जिस जेड मेडन सेक्ट ने हम पर हमला किया था, उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है और हमने उनके बहुत सारे जादुई खजाने, एलिक्जर्स और स्पिरिट हर्ब्स पर कब्जा कर लिया है। और तो और वो घटिया बाई निंगबिंग भी बुरी तरह जख्मी हो चुकी है और सेक्ट मास्टर ने उसे एक घाटी के अंदर फंसा लिया है। ये पूरी बात सुनते ही ये जेंग का दिमाग सुन पड़ जाता है और वो शॉक्ड होकर कहता है, क्या जेड मेडन सेक्ट हार गया? ये सब सुनते ही ये जेंग का चेहरा हैरानी से भर जाता है और वो खुद से सवाल करता है कि क्या सच में जेड मेडन सेक्ट हार गई। अपने जख्मों को देखते हुए वो डीपली सोच में पड़ जाता है कि इतनी बुरी तरह घायल होने के बावजूद आखिर वो अब तक जिंदा कैसे है, क्योंकि ऐसी हालत में तो उसे हर हाल में मर जाना चाहिए था। इस कंफ्यूजन के अगले ही पल उसके अंदर एक भयंकर गुस्सा भर जाता है। वो दांत पीसते हुए तेजी से दौड़ते हुए बोलता है कि क्योंकि बाई निंगबिंग पहले से ही बुरी तरह से घायल है, इसलिए वो खुद अपने ही हाथों से उसे ऊपर भेज देगा। लेकिन उसके आगे बढ़ते ही अचानक से पीछे से कोई उसे दबोच लेता है। ये और कोई नहीं बल्कि उसकी सीनियर सिस्टर फेंग क्विंग यिन थी, जो एक अजीब सी स्माइल के साथ उसके कान के पास आकर कहती है कि जूनियर ब्रदर, ये यहाँ से बच निकलने के बारे में सोचना भी मत। वो आगे वॉर्न करती है कि उसकी सीनियर सिस्टर ने अभी तक उसके साथ कल्टिवेशन टेक्निक्स को पूरी तरह से एक्सप्लोर करना खत्म नहीं किया है।
ये जैंग उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश करता है और उसके मुंह से दर्द भरी आह निकलती है। ये देखकर फेंग क्विंग येन उसको पीछे से और भी टाइट हग कर लेती है और बड़े आराम से बोलती है कि टेंशन मत लो जूनियर ब्रदर, तुम्हें बिल्कुल भी दर्द फील नहीं होगा। उसकी आवाज़ में एक अजीब सा नशा होता है जब वो कहती है कि तुम्हारा मरना भी बहुत ज़्यादा प्लेजरेबल होगा। इस ऑकवर्ड और डेंजरस सिचुएशन के बीच ये जैंग का डर बढ़ने लगता है। वो मन ही मन सोचता है कि डैमिट, उसके इस करंट कल्टीवेशन बेस के हिसाब से तो ये चुड़ैल उसे पूरी तरह से चूस कर मार ही डालेगी। एक डीप डेस्परेशन के साथ वो खुद से कहता है कि सच में इस कल्टीवेशन की दुनिया में जहां सिर्फ ताकत सब कुछ है, वहां उसके जैसा वीक इंसान दोबारा जिंदा होने के बाद भी सर्वाइव नहीं कर सकता। और इसी टेंशन के मोमेंट पर जब उसकी आंख से एक बूंद आंसू टपकता है, तभी अचानक से उसके दिमाग में एक रोबोटिक आवाज गूंजती है। सिस्टम अनाउंस करता है कि सिस्टम का रिपेयर पूरा हो चुका है और होस्ट को पर्सनैलिटी करेक्शन सिस्टम अवेकन करने पर बधाई देता है। ये आवाज सुनते ही ये जैंग का चेहरा कंप्लीटली फ्रीज हो जाता है और वो एक्सट्रीम शॉक में आ जाता है। वो हैरत से सोचता है कि ये पर्सनैलिटी करेक्शन सिस्टम आखिर क्या बला है। उसकी इस कंफ्यूजन को दूर करते हुए सिस्टम आगे एक्सप्लेन करता है कि ये सिस्टम एक शांत और हार्मोनियस कल्टीवेशन सोसाइटी बनाने के लिए डेडिकेटेड है और ये किसी भी ऐसे शख्स पर जबरदस्ती करेक्शन अप्लाई करेगा जिसके दिल में होस्ट के लिए 1% भी बुरी नीयत या मैलिस होगी। सिस्टम ये भी बताता है कि इस करेक्शन प्रोसेस के दौरान होस्ट को शानदार रिवॉर्ड्स भी दिए जाएंगे। दूसरी तरफ फेंग क्विंग येन, जिसे इस सिस्टम के बारे में कुछ नहीं पता था, ये जैंग को अचानक से शांत होता देखकर बड़ी चालाकी से पूछती है कि क्या हुआ, उसने अचानक विरोध करना क्यों बंद कर दिया। उसी वक्त ये जैंग के सामने एक ग्लोइंग स्क्रीन आती है जिस पर फेंग क्विंग येन की सारी डिटेल्स फ्लैश होती हैं। उसका नाम, उसकी 19 साल की एज, उसका ची कंडेंसेशन का सेकंड लेवल कल्टीवेशन बेस और उसकी प्रॉफिट ड्रिवन पर्सनैलिटी जो अपने चाहने वाले आदमी को पाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकती थी। फेंग क्विंग येन बिना किसी शर्म के मुस्कुराते हुए कहती है कि जैसा उसने सोचा था, उसका जूनियर ब्रदर भी अपनी सीनियर सिस्टर के साथ आगे बढ़ना चाहता है। लेकिन उसके इस कॉन्फिडेंस पर पानी फेरते हुए ये जैंग की आवाज़ अचानक से गुस्से में बदल जाती है और वो जोर से चिल्लाता है कि आखिर क्यों। उसकी इस अचानक रिएक्शन से फेंग क्विंग येन पूरी तरह कंफ्यूज हो जाती है। ये जैंग अपने अंदर जमा सारा फ्रस्ट्रेशन निकालते हुए चिल्लाता है कि कमीने सिस्टम, तू इतनी लेट क्यों आया। और अगले ही पल वो पूरी ताकत से बोलता है कि अब मेरे लिए चूस। इस बात के बोलते ही एक जबरदस्त फोर्स ट्रिगर होती है और अचानक से फेंग क्विंग येन के चारों तरफ मैजिकल चेन्स लिपट जाती हैं। वो बौखला जाती है और डर के मारे चिल्लाती है कि ये क्या है, ये आखिर किस तरह की कल्टीवेशन टेक्निक है। वो दर्द और घबराहट में चीखती है कि मुझे छोड़ो, इसको अभी रोको। लेकिन ये जैंग के चेहरे पर अब कोई दया नहीं थी, बल्कि एक दर्द भरा एहसास था। वो अफसोस के साथ सोचता है कि अगर ये सिस्टम थोड़ा और जल्दी आ गया होता तो शायद उसकी आस्यांग बच जाती। इस इंटेंस इमोशनल थॉट के बाद ये जैंग अचानक स्विच होकर सिस्टम के एक डार्क और मिस्टीरियस डायमेंशन के अंदर खड़ा होता है। वो चारों तरफ नज़र घुमाकर देखता है और हैरानी से सोचता है कि क्या ये जगह एक प्रिजन सेल है। वो नोटिस करता है कि सारे प्रिजन सेल्स फिलहाल सील्ड है और उन्हें यूज़ करने के लिए शायद कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस पूरी करनी पड़ेंगी। तभी उस प्रिजन एनवायरनमेंट में हवा में लटकी हुई फेंग क्विंग येन गुस्से और डर से चिल्लाती है कि तुमने मुझे यहाँ क्यों फंसाया है और आखिर तुमने इसके लिए किस तरह के मैजिकल ट्रेजर का इस्तेमाल किया है। उसकी चीख पुकार को बिल्कुल इग्नोर करते हुए ये जैंग शांति से अपने सामने दिख रही सिस्टम स्क्रीन से पूछता है कि सिस्टम, मैं अपने रिवॉर्ड्स कैसे हासिल कर सकता हूँ। सिस्टम प्रॉम्प्ट देता है कि उसके पास 2 रास्ते हैं। पहला ऑप्शन यह है कि वो किसी भी तरीके का यूज करके इस लड़की की ट्विस्टेड और ईवल पर्सनालिटी को करेक्ट करे और ये करेक्शन जितना थरो होगा उसे उतना ही बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा। दूसरा ऑप्शन थोड़ा ब्रूटल होता है, जिसमें वो इस ईवल लड़की को फिजिकली खत्म करके डायरेक्टली रिफाइन कर सकता है, लेकिन इसमें मिलने वाला रिवॉर्ड थोड़ा कम होगा। जैसे ही सिस्टम उसके आगे मैंडेटरी करेक्शन और डायरेक्टली रिफाइंड में से एक चॉइस फाइनल करने को कहता है, हवा में बंधी हुई फेंग क्विंग येन पूरी तरह डर से टूट चुकी होती है। वो आंसू बहाते हुए सिसकती है और रोते हुए पूछती है कि तुम आखिर मेरे साथ क्या करने वाले हो। हमारा पिछला पार्ट जहां खत्म हुआ था वहां से शुरुआत होता है। सोच में पड़ा हुआ ये जैंग सिस्टम से पूछता है कि मुझे मैंडेटरी करेक्शन और डायरेक्ट रिफाइनमेंट के लिए क्या रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं। उसके इस सवाल पर सिस्टम जवाब देता है कि डायरेक्ट रिफाइनमेंट के साथ होस्ट का रेल्म बॉडी टेम्परिंग के 6th लेवल तक एलिवेट हो सकता है और तुम्हें फीनिक्स एंड ड्रैगन इंटरट्वाइनिंग सीक्रेट कल्टीवेशन मेथड मिल जाएगा। ये बात सुनते ही सिस्टम की आवाज और ये जैंग के साइलेंस से इरिटेट होकर फेंग क्विंग येन गुस्से से चिल्लाती है कि ओए, मुझे इग्नोर मत करो। तभी सिस्टम बताता है कि अगर मैंडेटरी करेक्शन प्रोग्रेस 100% तक पहुंच जाता है तो तुम सीधे टारगेट को एनस्लेव कर सकते हो।
अपनी रेल्म को ची कंडेंसेशन के सेकंड लेवल तक बढ़ा सकते हो और एडिशनली स्विमिंग ड्रैगन प्लेइंग विद फीनिक्स आर्ट कल्टीवेशन मेथड हासिल कर सकते हो। ये सुनकर ये ज़ैंग का चेहरा थोड़ा सीरियस हो जाता है और वो कहता है कि ची कंडेंसेशन का थर्ड लेवल सच में टेम्पटिंग है और ये स्विमिंग ड्रैगन प्लेइंग विद फीनिक्स आर्ट भी हैवान सेक्ट के अंदर एक टॉप टियर कल्टीवेशन मेथड है। गुफा में एक पल के लिए बिल्कुल खामोशी छा जाती है। इस साइलेंस के बीच ये ज़ैंग अचानक ठंडी आवाज में बोलता है कि पर मेरे पास अभी इस कमीनी को ट्रेन करने का टाइम नहीं है। उसके बोलते ही फेंग चिंगयुन का चेहरा डर से सफेद पड़ जाता है और उसके मुंह से एक बुरी तरह घबराई हुई आवाज निकल आती है। ये सीन देखकर ये ज़ैंग बिना किसी हेजिटेशन के आगे बढ़ता है और एकदम कॉन्फिडेंट में कहता है कि मैं सीधे डायरेक्ट रिफाइनमेंट का यूज करूंगा ताकि मुझे बॉडी टेम्परिंग के 6 लेवल पर ब्रेक थ्रू करने में मदद मिल सके। उसकी बात सुनकर सामने बंधी हुई फेंग चिंगयुन बुरी तरह से घबरा जाती है और जोर से चिल्लाती है कि नहीं। इस मोमेंट पर उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा होता है और वो पूरी तरह हेल्पलेस फील करते हुए रोते हुए गिड़गिड़ाने लगती है कि जूनियर ब्रदर शाओ, मैं तुम्हारे आगे भीख मांगती हूँ, प्लीज मुझे जाने दो, मैं तो एक स्लेव या नौकर बनने के लिए भी तैयार हूँ। लेकिन इसी टेंशन के बीच अचानक बाहर से एक भारी आवाज आती है कि अंदर जो भी लोग हैं जल्दी से बाहर आओ। और उसी वक्त सिस्टम की लाल वार्निंग स्क्रीन ये ज़ैंग के सामने फ्लैश होती है कि होस्ट के पास दूसरे कल्टिवेटर्स डिटेक्ट हुए हैं। ये सुनते ही उसका चेहरा टाइट हो जाता है और वो चौंक कर दरवाजे की तरफ देखता है। सिचुएशन और भी सीरियस हो जाती है जब सिस्टम तुरंत एक्शन लेते हुए अनाउंस करता है कि ऑटोमेटिकली होस्ट की कॉन्शियसनेस को रियलिटी में वापस लाया जा रहा है। ये ज़ैंग फ्रस्ट्रेट होकर सोचता है कि किसने सोचा था कि ऐसे टाइम पर कोई आ जाएगा। वहीं दूसरी तरफ हवा में चेन से लटकी हुई फेंग चिंगयुन की सांसें तेज हो जाती हैं और वो राहत की सांस लेते हुए खुद से कहती है कि मैं आखिरकार बच गई, और वो डर के कारण उसकी पसीना छूट जाती है। उसके बाद सिस्टम बताता है कि फेंग चिंगयुन का करेक्शन 50% पूरा हो गया है। सीन में अचानक एक एनर्जी ब्रेक होता है जब बाहर वाला कल्टीवेटर जोर से दरवाजे पर किक मारता है और गुस्से में चीखता है कि क्या टाइम हो रहा है और तुम अभी भी ड्यूअल कल्टीवेटिंग कर रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि फ्रंट लाइन पर हमारे पास लोगों की कमी है? पर तभी उस कल्टीवेटर की नजर पूरे रूम पर पड़ती है और वो थोड़ा कंफ्यूज होकर पूछता है कि यहां तुम अकेले प्रिटी बॉय क्यों हो? फेंग चिंगयुन कहां है? इस अचानक पूछे गए सवाल पर ये ज़ैंग थोड़ा हकलाते हुए जवाब देता है कि वो ऐसा लगता है कि वो सिक्लूडेड कल्टीवेशन के लिए कहीं गई है। पर वो इंट्रूडिंग कल्टीवेटर उसकी बात को सुनते ही तुरंत डिसरिगार्ड कर देता है और गुस्से में बोलता है कि बिल्कुल बकवास। इससे पहले कि ये ज़ैंग कुछ और सोच पाता, वो दूसरा बंदा उसका हाथ पकड़कर उससे अपनी हवा में उड़ने वाली तलवार पर खींच लेता है और ये ज़ैंग शॉक में चिल्ला पड़ता है कि हवा में उड़ते हुए वो बंदा कहता है कि छोड़ो इस बात को, वैसे भी हमें सिर्फ नंबर्स पूरे करने थे, मेरे साथ आओ। रास्ते में हवा को चीरते हुए ये ज़ैंग उस अजीब सिचुएशन को समझने की कोशिश करता है और पोलाइटली पूछता है कि सीनियर ब्रदर, क्या मैं पूछ सकता हूं कि आपको मुझसे क्या काम है? उसकी बात पर सीनियर ब्रदर एकदम सार्कास्टिक और सीरियस आवाज में बोलता है, क्या तुम्हें यह पूछने की भी जरूरत है? जाहिर सी बात है कि जेड मेडन सेक्ट की मास्टर बाई निनिंग बिंग को पकड़ने के लिए। वो अपना एक्सप्लेनेशन कंटिन्यू करते हुए कहता है कि कल रात सेक्ट मास्टर ने हमला करने वाले जेड मेडन सेक्ट के ज्यादातर डिसाइपल्स को मार डाला। उसके आगे वो डिटेल देता है कि आज तो उसने बाई निंग बिंग को एक गुफा में फंसा भी दिया है और अब सेक्ट मास्टर सभी डिसाइपल्स को इकट्ठा कर रहे हैं ताकि सब मिलकर बाई निंग बिंग को घेर सकें। ये सुनते ही ये जिंग गुस्सा हो जाता है और उसकी आंखों में रिवेंज की आग दिखने लगती है। वो मन ही मन शौक के साथ सोचता है कि बाई निंग बिंग? वो आगे खुद से कहता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे इतनी जल्दी बदला लेने का मौका मिल जाएगा। बाई निंग बिंग, मैं डेफिनेटली तुम्हें अच्छी तरह से जज करूंगा। कुछ ही देर बाद दोनों उड़ते हुए एक बड़ी सी दरार के पास धरती के नीचे पहुंचते हैं जहां काफी सारे कल्टीवेटर्स ऑलरेडी जमा थे। वहां एक लीडर जोर से ऑर्डर देता है कि सब लोग लाइन में लग जाओ और सेक्ट मास्टर के अरेंजमेंट्स का वेट करो। इस पर वहां खड़े सभी लोग एक साथ फुल एनर्जी में चिल्लाते हैं कि हाँ। लेकिन इन सब के बीच ये जिंग वहां की टेंशन को नोटिस करता है और अपने मन में सोचता है कि अरेंजमेंट्स, ये तो मुझे मरने के लिए लाइन में लगने जैसा लग रहा है। इसी दौरान पास में खड़ा एक पतला सा लड़का अपने बगल वाले आदमी को एक्साइटमेंट में बताता है कि क्या तुमने सुना, इस बार जो कोई भी बाई निंग बिंग को जिंदा पकड़ेगा वो उसके साथ जो चाहे कर सकता है। ये बात सुनकर उसके पास खड़ा दूसरा लड़का क्रीपी स्माइल के साथ कहता है कि मैं यहाँ बिल्कुल इसीलिए हूँ, आखिरकार वो जेड मेडन सेक्ट की नंबर 1 ब्यूटी जो है। इन दोनों आउटर सेक्ट के नमूनों की आवाज़ें ये जिंग के कानों में पड़ती हैं और उसके अंदर बस एक इरिटेटेड फीलिंग आती है। पर ये जिंग अपना फोकस वहाँ की फालतू भीड़ पर रखता है और मन में सोचता है कि बेवकूफ़ों का झुंड। उनकी स्टुपिडिटी को जज करते हुए आगे खुद को बोलता है, अगर सच में ऐसी कोई अच्छी चीज़ होती तो तुम आउटर सेक्ट डिसाइपल्स की बारी कभी कैसे आती? और तभी उसके दिमाग में सिस्टम की आवाज़ गूंजती है कि होस्ट को फेंग चिंगयुन की 50% करेक्शन कंप्लीट करने के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस।
फिर सिस्टम एक और धुआंधार नोटिफिकेशन देता है कि रेल्म एलिवेट होकर बॉडी टेम्परिंग के 5th लेवल तक पहुंच गया। ये जिंग के आसपास एक अचानक एनर्जी बॉस्ट होती है, जिसे देखकर वहां खड़ा तीसरा आदमी पूरी तरह से शॉक हो जाता है और हैरानी से बोल पड़ता है कि इस भाई ने तो सच में बैटल से ठीक पहले ब्रेक थ्रू कर लिया। ये जिंग बिना अपना असल राज बताए नकली स्माइल बनाता है और उन्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कहता है कि हाँ, बाई निंग बिंग को जिंदा पकड़ने के बारे में सोचकर ही मैं अपनी एक्साइटमेंट को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं। पर अंदर ही अंदर उसकी कंफ्यूजन क्लियरली बढ़ी हुई थी और वो सीरियस होकर मन ही मन डीप थॉट में चला जाता है कि मैंने क्लियरली फेंग चिंग यिन के साथ कुछ भी नहीं किया, तो ये करेक्शन 50% तक कैसे पहुंच गई। उसका ये कॉम्प्लेक्स इंटरनल थॉट पूरा ही नहीं होता कि अचानक उस पूरी अंडरग्राउंड जगह पर किसी सीनियर की बहुत ही भारी और लाउड आवाज गूंज उठती है, जो सबकी धड़कनें बढ़ा देती है और कहती है कि सब लोग शांत हो जाओ। जहां युआन सेक्ट का सेक्ट मास्टर शाओ याओजी वहां आता है, जो कि एक गोल्डन कोल स्टेज का मास्टर है। उसके आते ही वहां मौजूद सारे डिसाइपल्स आदर के साथ उसके सामने झुक जाते हैं और एक आवाज में चिल्लाकर बोलते हैं कि सेक्ट मास्टर शाओ का आदर सहित स्वागत है। सभी लोग सेक्ट मास्टर को प्रणाम करते हैं और कहते हैं, ग्रीटिंग्स लॉर्ड सेक्ट मास्टर। ये नज़ारा देखकर दूर खड़ा ये ज़ेंग अंदर ही अंदर थोड़ा हैरान होता है। वो मन ही मन सोचता है कि ये पहली बार है जब वो सेक्ट मास्टर शाओ याओजी को देख रहा है। लेट स्टेज गोल्डन कोर मॉन्स्टर का ऑरा सच में बहुत भयानक है। तभी सेक्ट मास्टर शाओ याओजी बड़ी ही शांति और गर्व से सबको कहता है कि इन सब फॉर्मेलिटीज और आदर सत्कार की जरूरत नहीं है। ये सुनकर उसके डिसाइपल्स और एल्डर्स तुरंत कहते हैं, शुक्रिया लॉर्ड सेक्ट मास्टर, हम समझ गए। इसी बीच वहां मौजूद एक एल्डर बाकी सभी लोगों को कुछ स्पिरिट एलिक्सर्स बांटने लगती है और कहती है कि ये तुम्हारी स्ट्रेंथ और ताकत को बढ़ा देंगे। सारे डिसाइपल्स खुश होकर उस एल्डर का शुक्रिया अदा करते हैं। वो आगे बताती है कि ये एलिक्सर्स खास तौर पर सेक्ट मास्टर ने इस कैप्चर ऑपरेशन के लिए तैयार किए हैं। लेकिन इन सब के बीच ये ज़ेंग के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। तभी वहां खड़ा एक और बंदा ये ज़ेंग को ऑर्डर देता है कि जल्दी से इन एलिक्सर्स को खा लो, क्योंकि कुछ ही देर में तुम लोग बाई निंगबिंग को पकड़ने के लिए सबसे आगे होगे, यानी वैनगार्ड बनोगे। ये सुनते ही ये ज़ेंग को तुरंत शक होता है। वो सोचने लगता है कि युआन सेक्ट भला अपने डिसाइपल्स को इतनी अच्छी एलिक्सर्स क्यों देगा, यहां जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इस टेंशन के बीच वो एक स्मार्ट डिसीजन लेता है और तय करता है कि वो सिर्फ इस एलिक्सर को खाने का नाटक करेगा। उधर सेक्ट मास्टर शाओ याओजी सबको जोश दिलाते हुए कहता है कि बाई निंगबिंग अभी पहले से ही बहुत बुरी तरह घायल है। अगर तुम सब अभी एक साथ मिलकर उस पर अटैक करो तो तुम लोग बिना किसी शक के उसे आसानी से हराकर नीचे गिरा दोगे। ये बात सुनते ही सबके अंदर एक अजीब सा जुनून दौड़ पड़ता है। एक एल्डर हंसते हुए चिल्लाता है कि जेड मेडन सेक्ट की नंबर 1 ब्यूटी, मैं आ रहा हूं। वहीं दूसरा एल्डर गुस्से और हवस में बोलता है कि बेवकूफो, बाई निंगबिंग पक्का मेरी है। इन सब की ऐसी अजीब और वाइल्ड हरकतें देखकर ये ज़ेंग समझ जाता है कि सब लोग कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो रहे हैं और उसका शक यकीन में बदल जाता है कि इन एलिक्सर्स के अंदर पक्का कुछ तो गड़बड़ है। तभी एकदम से आवाज आती है कि उन्होंने बाई निंगबिंग को ढूंढ लिया है। वहां बाई निंगबिंग सच में जमीन पर गिरी हुई और बहुत घायल लग रही होती है। लोग चिल्लाते हैं कि वो सच में हेवीली इंजर्ड है, जल्दी जाओ और उसको पकड़ लो। सब लोग खुशी से पागल हो जाते हैं। बहुत बढ़िया, बाई निंगबिंग सच में यहां है। एक बंदा कहता है कि मैं तुम्हें कैद कर लूंगा और तुम्हें पूरी तरह से सुधार दूंगा। पर सीन तब पलट जाता है जब बाई निंगबिंग का गुस्सा फूट पड़ता है। वो गुस्से में बोलती है कि तुम युआन सेक्ट के पापी और दुष्ट लोग इस कचरे का इस्तेमाल इस वेनरेबल को चढ़ाने के लिए कर रहे हो। उसके बाद वो बंदे लोग आगे बढ़ते हैं। फिर बाई निंगबिंग उन्हें उंगली दिखाकर कहती है कि एरोगेंट। वहां के बंदे हैरान रह जाते हैं जब वो अपनी एक ही अटैक से उन लोगों के चीतड़े उड़ा देती है। ये भयानक नजारा दूर से छुपकर देख रहा ये ज़ेंग पूरी तरह शॉक में चला जाता है। वो सोचता है कि ये किसी भी एंगल से हेविली इंजर्ड कैसे लग रही है। वो खुद से कहता है कि उसकी कल्टीवेशन सिर्फ 5th लेवल ऑफ बॉडी टेम्परिंग पर है। अगर वो अभी वहां गया तो वो सीधा खुदकुशी करने जैसा होगा। लेकिन इसके बाद सिचुएशन अचानक एक डार्क मोड़ लेती है। वन विंग्स मेंबर्स पहले तो सामान्य भारी नजर आते हैं, लेकिन अचानक से जोर से फटने लगते हैं। इस भयानक धमाके की ताकत इतनी सादा होती है कि बाई निंगबिंग के कपड़े जगह जगह से फट जाते हैं। वो जमीन पर गिर पड़ती है और दर्द के मारे अपना सर पकड़कर बुरी तरह हाँफने लगती है। सांस फूलते हुए घबराहट के साथ वो खुद से पूछती है कि आखिर ये लाशें फट कैसे गईं। उसी वक्त वो लगातार खांसने लगती है और समझ जाती है कि इस आसपास फैले हुए धुएं यानी मिस्ट में जरूर कुछ गड़बड़ है। उसी वक्त दूसरी तरफ एक एल्डर सेक्ट मास्टर शाओ याओजी को अपडेट देता है कि उन चारा बनाए गए लोगों ने जो कॉप्स एक्सप्लोजन पिल्स खाई थीं, अब उनका असर शुरू हो चुका है। वो पूछता है कि क्या अब हमें आगे बढ़कर जाल बिछा देना चाहिए। इस पर शाओ याओजी ईविल स्माइल देता है और कहता है कि कोई जल्दी नहीं है। वो आगे बताता है कि हालांकि उस कॉप्स एक्सप्लोजन की ताकत ठीक ठाक थी, पर सबसे जरूरी बात तो कुछ और ही है। उस एक्सप्लोजन के बाद जो खून का धुआं यानी ब्लड मिस्ट बचा है, वो पूरी तरह से एक एफ्रोडीजियाक पॉइजन यानी उत्तेजक जहर से भरा हुआ है।
ये जहर इतना खतरनाक है कि बाई निंगबिंग के ऊपर इसका तुरंत असर दिखना शुरू हो जाता है। वो जमीन पर बैठी हुई बुरी तरह घबरा रही होती है और उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। वो अपने बदन को पकड़कर कपकपाती आवाज में खुद से कहती है कि उसकी बॉडी अचानक इतनी गर्म कैसे हो रही है। और गाइज, चैप्टर यहां पर खत्म होता है। तब तक के लिए बाय बाय। पिछला पार्ट जहां खत्म हुआ था, कहानी वहीं से शुरुआत होती है, जहां हम देखते हैं कि ही वॉन सेक्ट का लीडर शियाओ याओजी अपनी पूरी टीम के साथ केव के अंदर घुस रहा होता है। अंदर का माहौल बहुत टेंस है और दूसरी तरफ केव के अंदर छिपा हुआ ये ज़ेंग ये सब कुछ दूर से चुपचाप नोटिस कर रहा होता है। सिचुएशन की सीरियसनेस को समझते हुए वो मन ही मन सोचता है, इस केव का सिर्फ एक ही एग्जिट है, अब यहां से बच निकलने का कोई रास्ता नहीं है। ये सोचने के बाद उसकी आंखों में एक डेस्परेट डिटर्मिनेशन आती है और वो ठान लेता है, मैं अब सिर्फ सब कुछ दांव पर लगा सकता हूं। लेकिन इस इंटेंस सोच और थकान के बीच उसकी बॉडी जवाब देने लगती है और अचानक वो बुरी तरह खांसने लगता है। उसके मुंह से खून निकल पड़ता है और वो घबराकर खुद से कहता है, मैंने थोड़ा ज्यादा ही फोर्स यूज कर लिया। इसी टेंशन के बीच दूसरी तरफ शियाओ याओजी आगे बढ़ते हुए स्ट्रिक्ट आवाज में ऑर्डर देता है, डिस्पर्स हो जाओ। उसका ये आदेश सुनकर वहां खड़ा एल्डर थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, पर तुरंत सिचुएशन का जायजा लेने के बाद रिपोर्ट करने आगे आता है। एल्डर थोड़ा घबराया हुआ आकर कहता है, सेक्ट मास्टर को रिपोर्ट कर रहा हूं, अंदर सिर्फ एक आदमी और एक औरत ही मिले हैं, बाकी के आउटर सेक्ट डिसाइपल्स पहले ही धमाके में फ्लैश और ब्लड में उड़ चुके हैं। इसके अलावा उस एल्डर की इस आधी अधूरी बात को सुनकर शियाओ याओजी हल्का सा चिढ़ता है और बोल पड़ता है, ओह, ये सोचने वाली बात है कि सच में ऐसे डिसाइपल्स हैं जो जिंदा बच गए। फिर उसकी आवाज में एक अर्जेंसी आती है और वो चिल्लाकर पूछता है, इसके अलावा क्या, जल्दी बोलो। घबराया हुआ एल्डर तुरंत बिना देर किए बोलता है, इसके अलावा वो औरत बाई निंगबिंग नहीं है। ठीक इसी मोमेंट पर जमीन पर बेहोश पड़ी फेंग क्विंग अचानक होश में आती है। वो घबराकर आसपास देखती है और कंफ्यूज होकर बुदबुदाती है, मैं कहाँ हूं, ये इम्पॉसिबल है। इससे पहले कि वो कुछ और समझ पाती, शियाओ याओजी गुस्से में आगे बढ़कर बड़ी बेरहमी से उसे दबाता है, जिससे फेंग क्विंग दर्द से आह करके बुरी तरह चिल्ला पड़ती है। उसके इस दर्द का मजाक उड़ाते हुए शियाओ याओजी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, मेरे इस इनएस्केपेबल नेट के होते हुए ऐसा बिल्कुल कोई रास्ता नहीं है कि बाई निंगबिंग बचकर निकल सके। उसके इस दबाव के नीचे फेंग क्विंग सिर्फ एक हल्की सी आक की आवाज निकाल पाती है। शियाओ याओजी का गुस्सा और बढ़ जाता है और वो जोर से चिल्लाता है, बोलो, कहाँ छुपी है वो स्लट बाई निंगबिंग। ये सुनते ही फेंग क्विंग दर्द और डर से कांपते हुए जवाब देती है, सेक्ट मास्टर, मुझे कुछ नहीं पता। इस अग्रेसिव सिचुएशन को थोड़ा शांत करने की कोशिश में एल्डर आगे आता है और रिस्पेक्टफुली कहता है, अपना गुस्सा शांत कीजिए सेक्ट मास्टर, हम दोबारा से थॉरोली सर्च करेंगे। तभी उनके पीछे खड़ी हहुआन सेक्ट की एक फीमेल डिसाइपल अपनी थ्योरी लगाते हुए कहती है, शायद बाई निंगबिंग की एनर्जी पहले ही ड्रेन हो चुकी थी और वो हमारे कैनन फॉडर के ब्लास्ट से मारी गई। ये नया और पॉसिबल एक्सप्लेनेशन सुनते ही वहां एकदम अजीब सा सन्नाटा छा जाता है और शियाओ याओजी डीप कंफ्यूजन में पड़ जाता है। दूसरी तरफ जमीन पर पड़ी फेंग क्विंग भी ये थ्योरी सुनकर पूरी तरह शॉक्ड रह जाती है। इसी ऑकवर्ड साइलेंस के बीच एल्डर अपने मन में डरते हुए सोचता है, क्या सेक्ट मास्टर गुस्से की वजह से पागल हो गए हैं। वहीं फीमेल डिसाइपल भी अपने दिमाग में कैलकुलेट करते हुए सोचती है, आखिरकार राइचियस फैक्शंस की नंबर 1 ब्यूटी को पाने के लिए इन्होंने इतने लंबे वक्त तक प्लानिंग जो की है। इन सब अंदाजों को चीरते हुए शियाओ याओजी का गुस्सा अचानक कंट्रोल से बाहर हो जाता है। वो आगे बढ़कर एक झटके में फेंग क्विंग के कपड़े पकड़कर उसे जमीन से खींच लेता है और दांत पीसते हुए कहता है, बाई निंगबिंग, तुम और कितनी देर तक नाटक करने वाली हो। ये अनएक्सपेक्टेड सवाल सुनकर फेंग क्विंग का दिमाग ब्लैंक हो जाता है और उसके मुंह से सिर्फ घबराहट में हाँ निकलता है। शियाओ याओजी उसकी आंखों में घूरते हुए गुस्से से कहता है, क्या तुम्हें लगा कि अपना कल्टीवेशन छिपाकर और अपनी अपीयरेंस बदलकर तुम इस बुद्धे आदमी को धोखा दे सकती हो। इस डायरेक्ट एक्यूजेशन से फेंग क्विंग कंप्लीटली डर जाती है और उसके होठों से डर के मारे एक की आवाज निकल जाती है। ये अजीब सीन देखकर वहां खड़ा एल्डर पूरी तरह उलझ जाता है और कंफ्यूजन में पूछता है, लॉर्ड सेक्ट मास्टर, इस सब का क्या मतलब है। शियाओ याओजी एक ओवर कॉन्फिडेंस स्मर्क के साथ और जोर से बोलता है, क्या तुम अभी भी नहीं समझे, ये औरत ही बाई निंगबिंग का डिस्गाइज है। ये बड़ा और शॉक करने वाला क्लेम सुनते ही फेंग क्विंग घुटनों के बल नीचे गिर पड़ती है और घबराते हुए खुद को डिफेंड करने लगती है। सेक्ट मास्टर, मैं सिर्फ एक ऑर्डिनरी आउटर सेक्ट डिसाइपल हूं, ना कि एनिमी सेक्ट की सेक्ट मास्टर। पर शियाओ याओजी बिल्कुल नहीं पिघलता और ताना मारते हुए कहता है, अभी भी अपना डिस्गाइज बनाए रखने की कोशिश कर रही हो। इन दोनों की इस इंटेंस बहस और सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रहा ये ज़ंग, जो जमीन पर बेहोश पड़ा होने की एक्टिंग कर रहा था, अपनी हंसी नहीं रोक पाता और उसके मुंह से दबी हुई की आवाज निकल जाती है। वहीं फेंग क्विंग इस टर्न ऑफ इवेंट से मन ही मन ऑलमोस्ट रिलैक्स होते हुए सोचती है, मैं तो बस यही सोच रही थी कि इस करंट सिचुएशन को कैसे एक्सप्लेन करूं, लेकिन मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये बुद्धा आदमी अपने आप ही सब कुछ खुद से फिगर आउट कर लेगा।
लेकिन श्याओ याओजी अपनी थ्योरी प्रूव करने पर अडिग रहता है और आगे क्रॉस क्वेश्चन करता है, अगर तुम बाई निंगबिंग नहीं हो जिस पर एफ्रोडीजियाक पाउडर का असर हुआ था, तो फिर तुम्हारी बॉडी ऐसी हैवी एल्योरिंग ऑरा कैसे कैरी कर सकती है? फैंग किंग तुरंत बहाना बनाते हुए जवाब देती है, मुझे बस वो एल्योरिंग ऑरा मिली है जो हमारे सेक्ट के ड्यूअल कल्टीवेशन मेथड से नेचुरली आती है। ये एक्सक्यूज सुनकर श्याओ याओजी के चेहरे पर एक चालाक मुस्कान आती है और वो स्मूथली कहता है, ठीक है, अगर तुम इसे एडमिट नहीं करती। यहां अभी भी एक विटनेस जिंदा है। जैसे ही विटनेस वर्ड फैंग किंग के कानों में पड़ता है, उसे एक बड़ा झटका लगता है। वो समझ जाती है कि इशारा किस तरफ है और गुस्से से आग बबूला होकर ये जंग की तरफ पॉइंट करती हुई चिल्लाती है, ये जंग सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही उसको बिल्कुल मौका ना देते हुए श्याओ याओजी अपना वेपन उसकी गर्दन में दबा देता है और कोल्डली कहता है, क्या तुम्हें लगा कि मैं तुम्हें उसे धमकाने और कोल्यूड करने का मौका दूंगा? इस सडन अटैक की वजह से फैंग किंग जमीन पर गिर जाती है, उसकी सांस अटकने लगती है, मुंह से खून निकल आता है और दर्द से उसके गले से एक की आवाज निकलती है। उसको रास्ते से हटाने के बाद श्याओ याओजी अपना ध्यान जमीन पर पड़े ये जंग की तरफ लगाता है और अपने आदमियों को ऑर्डर देता है, उस जिंदा बचे हुए ब्रैट को उठाओ। एल्डर न्याओ तुरंत हाँ कहकर आगे बढ़ता है। एल्डर न्याओ जमीन पर पड़े ये जंग के पास जाता है और उसके मुंह में जबरदस्ती एक गोली खिलाने लगता है, जिससे ये जंग एक्टिंग करते हुए थोड़ा चोक करता है और गोली उसके गले में थोड़ी अटक जाती है। फिर वो ठीक होने का ढोंग करते हुए खांसता है और कहता है, कफ कफ, मुझे बचाने के लिए थैंक यू एल्डर न्याओ। इस पर एल्डर न्याओ उसे कोल्डली याद दिलाता है, ये सब सेट मास्टर का ही इंटेंशन था। अब श्याओ याओजी एकदम सीरियस लुक के साथ ये जंग के पास आकर डायरेक्ट सवाल करता है, बोलो अभी केव के अंदर क्या हुआ था? ये जंग इस सवाल का इंतजार ही कर रहा था। वो अपने चेहरे पर घबराहट की एक्टिंग लाता है और स्मूथली झूठ बोलना शुरू करता है। जैसे ही मैं केव के अंदर आया, मैंने अपने सीनियर और जूनियर ब्रदर्स को खुद को ब्लो अप करते और मरते देखा। बाई निंगबिंग बहुत हेविली इंजर्ड हो गई थी और फिर उसने पूरी तरह से अपनी अपीयरेंस बदल ली और इस लुक में टर्न हो गई। ये जंग के इस झूठे स्टेटमेंट को सुनते ही श्याओ याओजी का प्राइड और ईगो आसमान छू लेता है। वो जोर जोर से हंसते हुए डिक्लेयर करता है, ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा इस सीट ने एक्सपेक्ट किया था। जबकि ठीक इस मोमेंट पर बेचारी फैंग किंग वेपन के दबाव के नीचे पूरी तरह से फंसी हुई होती है, कुछ बोलने की हालत में नहीं होती और अपने हेल्पलेस गुस्से में सिर्फ करके छटपटाती रह जाती है। श्याओ याओजी एकदम स्ट्रिक्ट और डोमिनेटिंग टोन में ऑर्डर देता है, बाई निंगबिंग को यहां से ले जाओ और उस पर सील लगा दो। जैसे ये वॉर खत्म होगी, मैं खुद पर्सनली इसे रिफाइन करके सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कॉल्ड्रन बनाऊंगा। उसके इतना बोलते ही फैंग क्विंग यिन, जिसे बुरी तरह से बांध दिया गया था, गुस्से में स्ट्रगल करने लगती है। उसके मुंह से सिर्फ मम फुम की आवाज निकल पाती है, पर उसकी आंखों में आग होती है और वो अंदर ही अंदर बदला लेने की फीलिंग के साथ सोचती है, ये ज़ैंग, एक भूत बनने के बाद भी मैं तुम्हें किसी हाल में नहीं छोड़ूंगी। उधर एल्डर न्याओ तुरंत कमांड मानते हुए यस कहता है। इसी बीच ये ज़ैंग वहां खड़ा ये सब नोटिस कर रहा होता है और थोड़ा ऑकवर्ड फील करते हुए अपने मन में सोचता है, सीनियर सिस्टर फैंग, इसे मेरी तरफ से तुम्हारी कल्टीवेशन प्रैक्टिस में हेल्प करना ही मान लिया जाना चाहिए, है ना? इसके बाद श्याओ याओजी सिचुएशन को असेस करते हुए बोलता है, अब जेड मेडन सेक्ट हमारे लिए कोई खतरा नहीं रहा, लेकिन फ्रंट लाइन वॉर में अभी भी बहुत टेंशन चल रही है, हमें जल्दी वापस चलना चाहिए। उसकी इस बात पर एल्डर न्याओ चापलूसी वाले अंदाज में अग्री करते हुए कहता है, सेक्ट मास्टर वाकई बहुत समझदार है। पर तभी सीन में अचानक से एक ट्विस्ट आता है। श्याओ याओजी एकदम से सबको रोकते हुए बोलता है, एक सेकंड रुको, बाकी सब ने एलिक्सर निगला और खुद को उड़ा लिया। ये सुनते ही एल्डर न्याओ का ध्यान भी तुरंत ये ज़ैंग पर जाता है। वो घूरते हुए बहुत ही शक की निगाह से उससे पूछता है, तो फिर तुम्हारे जैसा एक मामूली लड़का जिंदा कैसे बच गया? उसकी बात सुनकर सामने खड़े ये ज़ैंग के चेहरे पर पसीना आ जाता है और वो एक पल के लिए बुरी तरह से फ्रीज हो जाता है। उसकी आंखों में डर साफ दिखने लगता है और वो टेंशन में अपने अंदर सोचता है, जैसा सोचा था, शक अभी भी मेरे ही ऊपर आकर गिर गया। मुझे जल्दी से इस प्रॉब्लम से बचने के लिए कोई काउंटर मेजर सोचना ही पड़ेगा। खुद को संभालते हुए और डर की परफेक्ट एक्टिंग करते हुए वो हकलाता है, मुझे खुद भी ठीक से नहीं पता कि आखिर वहां क्या हुआ था। एलिक्सर निगलने के बाद मुझे बस अपने लोअर एब्डोमेन में एक बहुत ही तेज दर्द महसूस होने लगा था। फिर अचानक से बाई निंगबिंग के एक पाम स्ट्राइक ने मुझे हवा में उड़ा दिया था। उस आधी बेहोशी की हालत में ही मेरी स्ट्रेंथ अचानक से बहुत तेजी से एडवांस हो गई। उसकी ये स्टोरी सुनकर एल्डर न्याओ उसे डीपली ऑब्जर्व करता है और थोड़ा सीरियस होकर कहता है, ये लड़का यहां आने से पहले सिर्फ बॉडी टेम्परिंग के 3rd लेवल पर था, पर अब ये डायरेक्ट 9th लेवल तक पहुंच गया है। शायद इसके पास एक स्पेशल ड्रग रेजिस्टेंट फिजिक है। ये ऑब्जर्वेशन सुनते ही श्याओ याओजी के चेहरे पर एक अजीब सी शैतानी मुस्कान आ जाती है और वो कहता है, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है, क्योंकि एल्केमी हॉल में एक पिल टेस्टिंग बॉय की वैसे भी कमी चल रही है। इस आइडिया पर एल्डर न्याओ और श्याओ याओजी दोनों एक साथ क्रीपीली हंसने लगते हैं। ये हंसी सुनकर ये ज़ैंग की हालत और पतली हो जाती है। वो घबराते हुए बोलता है, सेक्ट मास्टर आप। पर उसकी बात पूरी होने से पहले ही एल्डर न्याओ आगे बढ़कर अपना हाथ जोर से ये ज़ैंग के कंधे पर रखता है और एकदम ऑर्डर देने वाले टोन में कहता है, लड़के, आज से अब तुम मेरे पर्सनल डिसाइपल हो।
ये अचानक आया ऑर्डर सुनकर ये जेंग पूरी तरह से शॉक्ड रह जाता है और उसके मुंह से निकलता है, हाँ? लेकिन जिंदा रहने के लिए नाटक करना जरूरी था, इसलिए वो बिना वक्त बर्बाद किए झट से झुकता है और पूरी फेक डिवोशन दिखाते हुए जोर से बोलता है, बहुत बहुत शुक्रिया लॉर्ड सेक्ट मास्टर और एल्डर वू। मैं ये जेंग खुशी खुशी अपने दिमाग को जमीन पर रगड़ दूंगा और अपनी आखिरी सांस तक है हुआन सेक्ट के लिए लड़ूंगा। उसकी ये मक्खन लगाने वाली एक्टिंग देखकर एल्डर न्याओ मुस्कुराता है और कहता है, खड़े हो जाओ। तभी शाओ याओजी वापस अपने टास्क पर फोकस करते हुए कमांड देता है, फ्रंट लाइंस पर हालत बहुत टाइट है, हमें जल्दी वापस निकलना चाहिए। नीचे झुके हुए ही ये जिंग की आंखों में टेंशन चल रही होती है और वो चुपचाप अपने मन में खुद को वॉर्न करता है, मुझे नहीं पता कि ये दोनों बुढ़े किस तरह की स्कीम पका रहे हैं, लेकिन अभी मेरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी सिर्फ अपनी जान बचाना है। इस इंटेंस प्लानिंग के बाद सीन केव के बाहर शिफ्ट होता है। एल्डर न्याओ और ये जेंग एक उड़ने वाली तलवार पर सवार होते हैं और वहां से तेजी से निकल पड़ते हैं। उड़ते हुए उनका सफर सीधा फ्रंटलाइन स्ट्रांग होल्ड के एल्केमी हॉल पर आकर रुकता है, जहां के सेंटर में एक बहुत बड़ा जलता हुआ कॉल्ड्रन रखा होता है। वहां लैंड करते ही एल्डर न्याओ ये जेंग की तरफ देखता है और एक अजीब सी स्माइल देकर कहता है, अब क्योंकि तुम मेरे पर्सनल डिसाइपल बन चुके हो तो तुम्हारे मास्टर के पास एक मैटर है जिसे तुम्हें अभी इसी वक्त हैंडल करना होगा। ये सुनते ही ये जेंग समझ जाता है कि फंसने वाला काम आ गया है। वो टेंशन में अपने मन में सोचता है, ये बुढ़ा सच में बहुत बुरे इंटेंशंस पाले हुए हैं, लेकिन बाहर से वो एकदम वफादार डिसाइपल बनने का नाटक करता है और कॉन्फिडेंस से बोलता है, मास्टर आप बस ऑर्डर दीजिए, आपका ये डिसाइपल डेफिनेटली आपके लिए मरने तक सर्व करेगा। पर अंदर ही अंदर वो खुद की हालत का मजाक उड़ाते हुए कहता है, हिलेरियस, अगर वहाँ डेंजर हुआ ना तो मैं डेफिनेटली सबसे पहला इंसान होऊंगा जो भागेगा। उसके इस ओवर कॉन्फिडेंट नाटक को देखकर एल्डर न्याओ अपने कपड़ों के अंदर हाथ डालता है और कुछ बाहर निकालते हुए कोल्ड टोन में कहता है, अगर ऐसी बात है तो तुम्हारा मास्टर भी तुम्हारे साथ कोई फॉर्मेलिटी नहीं करेगा। वो तुरंत एक पैकेट से ढेर सारी पिल्स बाहर निकालता है और एक डेंजरस ऑर्डर देता है, तो फिर इन सारी एलेक्सर्स को अभी निगल जाओ। ये अनएक्सपेक्टेड और जानलेवा ऑर्डर देखकर ये जेंग की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो एक्सट्रीम शॉक और डर में रिएक्ट करता है। हाँ, पिछला पार्ट जहां खत्म हुआ था, ये स्टोरी बिल्कुल वहीं से आगे बढ़ती है। सीन शिफ्ट होता है एक घर के अंदर, जहां एक रूम में एल्डर न्याओ और ये जेंग आमने सामने बैठे होते हैं। उनके बीच टेबल पर एक अजीब सी चमकती हुई दवाइयों का ढेर पड़ा होता है। ये जेंग उन दवाइयों को गौर से देखता है और थोड़ा घबराते हुए कहता है कि डिसाइपल की कल्टीवेशन अभी बहुत शैलो है, इन हेवनली ट्रेजर्स को लेना पूरी तरह से वेस्ट होगा। उसकी इस बात पर एल्डर न्याओ एक बहुत ही शैतानी स्माइल देता है और पूछता है कि क्या वो डर गया है, क्या उसकी फिजिक ड्रग रेजिस्टेंट नहीं है। ये सुनते ही ये जेंग के चेहरे पर पसीना आने लगता है और वो थोड़ा नीचे देखते हुए मन ही मन सोचने लगता है कि वो सोच ही रहा था कि इसने उसको अपना पर्सनल डिसाइपल क्यों बनाया, और अब लगता है कि ये बुद्धू उसको दवाई टेस्ट करने के लिए एक कॉल्ड्रन की तरह यूज कर रहा है। थोड़ी हेजिटेशन के साथ ये जेंग हकलाते हुए कहता है कि मैं। उसके इतना बोलते ही एल्डर न्याओ अपना हाथ जोर से टेबल पर पटकता है। उसका चेहरा गुस्से से भर जाता है और वो आगे झुककर ये जेंग को घूरते हुए कहता है कि कहीं वो पहले झूठ तो नहीं बोल रहा था। एक एल्डर को धोखा देने का अंजाम उसे पता होना चाहिए, है ना। ये अचानक आया गुस्सा देखकर रूम की टेंशन बढ़ जाती है। ये जेंग मन ही मन समझ जाता है कि बात बिगड़ रही है और वो सोचता है कि वो इस बुद्धे को अभी शक नहीं करने दे सकता, उसे रिस्क लेना ही पड़ेगा। इसी इरादे के साथ वो एक दवाई की तरफ इशारा करता है और हिम्मत जुटाते हुए कहता है कि डिसाइपल इस वाले को चुनता है। ये जेंग का जवाब सुनकर एल्डर न्याओ तुरंत शांत हो जाता है और खुश होते हुए एक स्क्रोल और ब्रश निकाल लेता है। वो हंसते हुए बताता है कि ये सही है, वो इन्हें एक एक करके खाए और वो उनको खाने के बाद उसके सारे रिएक्शंस रिकॉर्ड करेगा। ये सुनते ही ये जेंग पूरी तरह से ब्लैंक हो जाता है और पसीना छूट जाता है। वो कंफ्यूजन में मन ही मन बड़बड़ाता है कि ये सच में उसको लगातार घूरे जा रहा है, वो इसको बाद में कैसे बेवकूफ़ बनाएगा। इसी ऑकवर्ड और टेंस साइलेंस के बीच अचानक से बाहर एक बहुत जोर का धमाका होता है, जिसकी आवाज़ पूरे कमरे की दीवारें हिला देती है। धमाके की आवाज़ सुनते ही एल्डर न्याओ चौंक जाता है और ऊपर देखते हुए गुस्से से चिल्लाता है कि ये क्या हो रहा है। तभी वहां एक दूसरा बंदा घबराता हुआ भागकर आता है और एल्डर वू को बताता है कि राइशस फैक्शंस के वो कुत्ते फिर से अटैक कर रहे हैं। ये न्यूज़ सुनते ही एल्डर न्याओ का गुस्सा और बढ़ जाता है। वो पीछे मुड़कर कहता है कि कमीने इनको भी इसी वक्त पर अटैक करना था। लेकिन इस सब के बीच ये जेंग के चेहरे पर एक हल्की सी शैतानी स्माइल आ जाती है। वो इस सिचुएशन का फायदा उठाते हुए कहता है कि मास्टर प्लीज जल्दी जाइए और उन राइशस कल्टीवेटर्स को संभालिए, वो पहले दवाई टेस्ट करके इसकी मेडिसिनल पावर को रिफाइन करेगा। ये सुनकर एल्डर न्याओ एक सेकंड के लिए रुकता है और ये जेंग को बहुत ध्यान से देखता है। रूम में एक अजीब सी चुप्पी छा जाती है। फिर एल्डर न्याओ बिना कुछ कहे अपना मुंह मोड़ लेता है और कहता है कि तो फिर खुद मेडिटेट करके अपनी ब्रीदिंग रेगुलेट करो।
वो आगे कमांड देता है कि फ्रंटलाइन स्ट्रांगहोल्ड के सारे डिसाइपल्स उसके साथ दुश्मन का सामना करेंगे। वो दूसरा बंदा तुरंत यस कहता है और वो दोनों तेजी से वहां से निकल जाते हैं। उनके जाते ही ये ज़ैंग अकेला उस एलिक्सर हॉल में खड़ा होता है। उसकी आंखें वहां शेल्फ्स पर रखे कीमती खजाने पर चमकने लगती हैं और वो मन ही मन बहुत खुश होते हुए सोचता है कि क्या किस्मत है, जब दोनों साइड्स लड़ रही होंगी तब वो इस मौके का फायदा उठाकर भाग सकता है। वैसे ये एलिक्सर हॉल है, उसे निकलने से पहले अच्छी खासी दौलत जमा करनी पड़ेगी। ये मास्टर प्लान दिमाग में सेट करते ही ये ज़ैंग अपने सिस्टम से कमांड देता है कि बाई निंग बिंग को बाहर निकालो। उसके बोलते ही बाई निंग बिंग जमीन पर गिरती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं और वो अचानक बाहर आने की खुशी में एकदम से चिल्ला पड़ती है कि आखिरकार उस घटिया जगह से बाहर निकल आई। लेकिन उसकी आज़ादी की खुशी एक सेकंड भी नहीं टिकती। ये ज़ैंग पीछे से आकर उसके गले में बंधी चेन को पूरी ताकत से घसीट लेता है और गुस्से में उसको कहता है कि उसने उसको बताया था इस जन्म में उसकी पकड़ से बचने के बारे में सोचना भी मत। चेन इतनी बुरी तरह खिंचने की वजह से बाई निंग बिंग को दर्द होता है और उसके मुंह से एक उग निकल जाता है। ये ज़ैंग उसको वहीं झटकते हुए ऑर्डर देता है कि यहाँ जितने भी काम के एलिक्सर्स हैं उन्हें चुनने में उसकी मदद करे। वो आगे कहता है कि सारी एफ्रोडीजियक पिल्स और बाकी कचरे को सीधा फेंक दे। ये अजीब डिमांड सुनते ही बाई निंग बिंग उसको गुस्से से घूरती है और चिढ़ते हुए पूछती है कि वो आखिर करना क्या चाहता है। फिर वो अकड़ के साथ आगे कहती है कि उसे एलिक्सर रिफाइन करना नहीं आता, ये सारी चीजें उसके डिसाइपल्स हैंडल करते थे। बाई निंग बिंग की सकड़ को देखकर ये ज़ैंग का चेहरा टाइट हो जाता है। वो चेन को और कस के पकड़ते हुए कहता है कि भले ही उसने इन्हें रिफाइन ना किया हो, पर उसने पहले इन्हें खाया तो होगा, है ना। वो उसे जल्दी करने और इन्हें ढूंढने में उसकी मदद करने को कहता है। ये ऑर्डर सुनते ही बाई निंग बिंग जमीन पर बैठे बैठे गुस्से से अपने दांत पीसने लगती है। वो मनी मन सोचती है कि क्या वो जेड मेडन सेक्ट की ग्रैंड मास्टर सच में जिंदगी भर इस छोटे से कल्टीवेटर के कंट्रोल में रहेगी। इसी एक्सट्रीम टेंशन के बीच बाई निंग बिंग की नजर अचानक शेल्फ पर रखी एक दवाई की बोतल पर पड़ती है। उस बोतल को देखते ही उसके दिमाग में एक प्लान आता है और वो मन ही मन बहुत उम्मीद के साथ सोचती है कि शायद ये उसकी कल्टीवेशन वापस ला सके। वो तुरंत उस बोतल की तरफ उंगली दिखाती है और ये ज़ैंग का ध्यान भटकाने के लिए कहती है कि वो बोतल फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पिल्स लग रही है जो कल्टीवेशन को इम्प्रूव कर सकती है। ये सुनते ही ये ज़ैंग थोड़ा चौंक जाता है और उस तरफ देखते हुए कहता है कि सच में, उसे देखने दो। जैसे ही ये ज़ैंग उस बोतल को देखने के लिए मुड़ता है, बाई निंग बिंग बिना एक सेकंड वेस्ट किए तेजी से वहां से एक पिल उठाकर खा लेती है। उसके इस अचानक मूवमेंट को देखकर ये ज़ैंग शॉक में फ्रीज हो जाता है। वो आग बबूला होकर बाई निंग बिंग की तरफ मुड़ता है और चिल्लाता है कि उसने सच में वो एलिक्सिर खा लिया। पिल खाने के तुरंत बाद बाई निंग बिंग की बॉडी एक डार्क पिंक रोशनी से ग्लो करने लगती है। उसकी सांसें अचानक फूलने लगती हैं और वो हाँफते हुए कहती है कि उसका एक्सप्रेशन देखकर उसका गैस सही होना चाहिए। वो आगे बताती है कि इतनी पावरफुल मेडिसिनल एफिकेसी, उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा है और उसकी बॉडी को लग रहा है जैसे वो कंट्रोल खोने वाली है। लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे की सारी उम्मीद डर और मायूसी में बदल जाती है। उसका चेहरा पूरी तरह लाल हो जाता है। वो पसीने से भीग जाती है और थोड़ा रोते हुए कंफ्यूजन में कहती है कि नहीं, उसकी कल्टीवेशन वापस नहीं आई और उसके अलावा इस एलिक्सिर की फीलिंग ये बहुत जानी पहचानी लग रही है। बाई निंग बिंग की ऐसी अजीब हालत और उसकी बातें सुनकर ये ज़ैंग को सारी कहानी समझ आ जाती है। वो अपना हाथ चिन पर रखता है और एक रिलीफ भरी सांस लेते हुए रियलाइज करता है कि तो ऐसी बात है, वो बूढ़ा उसे पोटेंट है हुआन पिल टेस्ट करवाना चाहता था। वो मन ही मन मुस्कुराते हुए सोचता है कि अच्छा हुआ उसने इसे सच में नहीं खाया। बाई निंग बिंग की हालत पूरी तरह से बेकाबू हो चुकी होती है। वो अपनी सारी शर्म और होश भुलाकर कांपते हुए हाथों से ये ज़ैंग के कपड़े जोर से पकड़कर अपनी तरफ खींचती है। उसकी आंखों में एक अजीब सी तलब होती है और वो पूरी तरह से गिड़गिड़ाते हुए कहती है, जल्दी 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 मुझे दे दो। उसकी ऐसी बेबस हालत देखकर ये ज़ैंग का चेहरा एकदम कोल्ड और एरोगेंट हो जाता है। वो बिना किसी रहम के उसकी इस कंडीशन को देखता है और उसके चेहरे पर एक सरकास्टिक स्मर्क आ जाती है। वो ताना मारते हुए कहता है, अभी थोड़ी देर पहले तो तुम ही यहां से भागना चाहती थी, है ना? अब किस मुंह से मुझसे भीख मांग रही हो? ये चुभती हुई बात सीधा बाई निंग बिंग के दिल पर लगती है और वो एक सेकंड के लिए शर्म से फ्रीज हो जाती है। उसका बचा कुचा ईगो पूरी तरह से टूट चुका होता है। वो नजरें चुराते हुए एक बहुत ही दबी और मजबूर आवाज में बस इतना ही बोल पाती है, मुझे पता है, मैं गलत थी। उसके इतना बोलते ही वहां की टेंशन और भी ज्यादा सीरियस हो जाती है। ये ज़ैंग बिना किसी इमोशन के अपने हाथ में पकड़ी हुई उसके गले की चेन को जोर से अपनी तरफ खींचता है। इस अचानक झटके से बाई निंग बिंग की हालत और टाइट हो जाती है। ये ज़ैंग बिल्कुल उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, अपनी गलती मान रही हो तो फिर मुझे अपना एटीट्यूड दिखाओ। इस अग्रेसिव झटके और अपने अंदर उठ रही भयानक बेचैनी की वजह से बाई निंग बिंग की घुटने जवाब दे देते हैं और वो सीधा जमीन पर गिर जाती है। उसकी सांसें बुरी तरह से फूल रही होती हैं और वो पूरी तरह से टूटकर हाथ जोड़ते हुए रोते हुए कहती है, मैं सच में अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती, प्लीज़ मुझे ठीक से पनिश करो।
जैसे ही वो पूरी तरह से उसके सामने सरेंडर करती है, तभी अचानक से ये ज़ेंग के दिमाग में सिस्टम की आवाज़ आती है कि बाइंडिंग मिंग की करेक्शन प्रोग्रेस 15% तक बढ़ गई है। होस्ट को सेकंड लेवल ऑफ की कॉन्डेंसेशन की कल्टीवेशन का रिवॉर्ड मिलता है। इस नए और अचानक मिले रिवॉर्ड को देखकर ये ज़ेंग के चेहरे पर एक शातिर और सैटिस्फाइड स्माइल आ जाती है। वो ज़मीन पर गिरी हुई बाइंडिंग मिंग को बहुत ही नीची और इंसल्टिंग नज़र से देखता है। उसके एक्सप्रेशंस में साफ घमंड झलक रहा होता है जब वो खुद से कहता है, कैसी राइटियस जेड मेडन, अभी तो ये मेरे पैरों में अपनी पूंछ हिलाते हुए एक कुत्ते की तरह रहम की भीख मांग रही है। इस इंटेंस मोमेंट को और भी ज्यादा डार्क बनाते हुए वो उसके पास जाता है और दीवार के सहारे उसके सर को जोर से दबाते हुए पकड़ लेता है। उसका टोन एकदम वार्निंग वाला होता है जब वो बिल्कुल उसके चेहरे के पास आकर कहता है, ये आखिरी मौका है जो मैं तुम्हें दे रहा हूं, मुझे दोबारा डिसअपॉइंट मत करना। ये ज़ेंग का ये खौफनाक रूप देखकर बाइंडिंग मिंग पूरी तरह से सहम जाती है। उसकी आंखों में डर का एक्सप्रेशन साफ दिखने लगता है और वो जल्दी जल्दी घबराते हुए जवाब देती है, मेरी हिम्मत नहीं होगी, सच में मेरी अब और हिम्मत नहीं होगी। इस आखिरी वार्निंग के बाद माहौल में अचानक से हलचल मच जाती है। कमरे में से अजीब सी आवाज़ें आने लगती हैं। ऐसा लगता है जैसे बैकग्राउंड में कोई बहुत ही हैवी प्रोसेसिंग का काम चल रहा हो। कुछ देर के इस इंटेंस केओस और आवाज़ों के बाद वक्त थोड़ा आगे बढ़ता है और सीन दोबारा वहीं पर वापस फोकस होता है। अब सिचुएशन बिल्कुल बदल चुकी होती है। ये ज़ेंग एक आधी खुली बॉडी के साथ थोड़ा एग्जॉस्टेड हालत में खड़ा होता है। वहीं दूसरी तरफ बाइंडिंग मिंग की हालत पूरी तरह बिखरी हुई होती है। उसके कपड़े तक फटे हुए होते हैं और वो चेन से बंधी होती है। ये ज़ेंग एक गहरी सांस लेता है, थोड़ा चिढ़ते हुए और इरिटेशन के साथ कहता है, इस सुप्रीम ग्रेड हवान पिल के जहर का इलाज करना सच में बहुत मुश्किल है। उसकी ये बात सुनकर बाइंडिंग मिंग, जो अपनी फटी हुई हालत को छुपाने की कोशिश कर रही होती है, और भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है। उसकी आंखों में आंसू और हेल्पलेस गुस्सा दोनों आने लगते हैं। वो अपने आप से चिढ़ते हुए रोते हुए एक्सप्रेशन के साथ दबी आवाज़ में कहती है, कमीने, मैं इस आदमी के साथ दोबारा क्यों हूँ? उसके शब्द पूरे भी नहीं होते कि तभी सिस्टम दोबारा से एक बड़ी और ग्लोइंग अनाउंसमेंट करता है। फर्स्ट करेक्शन एक्ट कंप्लीट हो गया है। सिस्टम सेकंड करेक्शन रूम अनलॉक करता है। ये नोटिफिकेशन सुनते ही ये ज़ेंग का ध्यान तुरंत उसकी तरफ जाता है। वो अपनी स्क्रीन को गौर से देखते हुए थोड़ा चौंक कर कहता है, हाँ। जब वो इस नई फीचर को समझने की कोशिश करता है तो उसके चेहरे पर एक कमाल की ग्रीडी और शातिर स्माइल आ जाती है। वो खुद से बहुत ही एक्साइटेड होकर कहता है, ओह, सोचा नहीं था कि अचानक से इतना अच्छा फायदा हो जाएगा। इसी एक्साइटमेंट के बीच अचानक से फ्लैशबैक जैसा एक मोमेंट ट्रिगर होता है। पिछला पार्ट जहां खत्म हुआ था, कहानी बिल्कुल वहीं से शुरू होती है। ये ज़ेंग वहां खड़ा हुआ काफी कंफ्यूजन में होता है। उसकी आंखों में सवाल होते हैं और तभी अचानक से उसके सामने सिस्टम का एक अलर्ट पॉपअप होता है जिसमें वार्निंग लिखी होती है कि होस्ट के आसपास दूसरे कल्टीवेटर्स के बीच कॉम्बैट डिटेक्ट किया गया है। ये वार्निंग पढ़ते ही ये ज़ेंग के चेहरे पर एक अचानक रियलाइजेशन आता है और वो खुद से कहता है कि मैं तो भूल ही गया था, फ्रंट लाइन स्ट्रॉन्ग होल्ड पर अभी भी राइचस फैक्शन के कल्टीवेटर्स अटैक कर रहे हैं। वो सिचुएशन को समझते हुए आगे कहता है कि अभी थोड़ा ही वक्त बीता है और उन्होंने इस हद तक लड़ाई कर ली है, पर यही तो मेरे बच निकलने का एकदम परफेक्ट चांस है। इस प्लान के दिमाग में आते ही उसका ध्यान जमीन पर बेहोश गिरी हुई बाई निंग बिंग पर जाता है। वो तुरंत आगे बढ़कर उसे उठाते हुए कहता है, सोना बंद करो, जल्दी करो और मेरे साथ इस जगह से निकलो। ये सुनकर बाई निंग बिंग की हालत अभी भी काफी कंफ्यूज होती है। वो नींद और वीकनेस के कारण कुछ समझ ही नहीं पाती कि तभी अचानक उनके पैरों के नीचे की लकड़ी की छत बुरी तरह टूट जाती है। बिना एक सेकंड वेस्ट किए ये ज़ेंग उसका हाथ पकड़ता है और दोनों सीधा नीचे की तरफ गिरने लगते हैं। इस अचानक हुए फॉल से बाई निंग बिंग बुरी तरह डर जाती है और उसके मुंह से एक घबराहट भरी आवाज निकलती है, आह। जैसे ही दोनों नीचे जमीन पर धड़ाम से गिरते हैं, सिचुएशन थोड़ी ऑकवर्ड और पेनफुल हो जाती है क्योंकि बाय निंग बिंग नीचे होती है और ये ज़ेंग का सिर गलती से उसके चेस्ट पर गिर जाता है, जिससे वो बुरी तरह शॉक होकर चीखती है, आह। इस ऑकवर्ड गिरावट के बाद दोनों जल्दी से उठकर बैठते हैं। ये ज़ेंग अपने आसपास अंधेरे में देखते हुए कहता है, डैम इट, क्या इस एल्केमी हॉल के नीचे सच में एक सबटेरेनियन स्पेस बनी हुई है? वहीं दूसरी तरफ बाई निंग बिंग शर्म के मारे अपने कपड़ों को ठीक करते हुए एक धीमी सी आवाज निकालती है, इसी अंधेरे के बीच ये ज़ेंग अपना हाथ हवा में ऊपर उठाता है और अचानक उसके हाथ में एक आग का गोला जल उठता है, जिससे पूरे कमरे में रोशनी फैल जाती है। ये रोशनी देखते ही बाई निंग बिंग की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो हकलाते हुए कहती हैं, ये क्या है? रोशनी होते ही उनके सामने का जो नज़ारा आता है वो किसी की भी रूह कांप देने वाला होता है। उनके बिल्कुल सामने बहुत सारी लड़कियां उल्टी लटकी हुई होती हैं, जिनके मुंह, हाथ और पैर बुरी तरह बंधे हुए होते हैं। ये दिल दहला देने वाला सीन देखकर ये ज़ेंग का चेहरा थोड़ा सीरियस हो जाता है और वो उन्हें पहचानते हुए कहता है, जेड मेडन सेक्ट की पकड़ी हुई फीमेल कल्टीवेटर्स। ये सुनते ही बाइनिंग बिंग की बॉडी को जैसे एक बिजली का झटका लगता है और वो बिना कुछ सोचे सीधा दौड़ते हुए उन बंधी हुई लड़कियों के पास चली जाती है। उसकी आंखों में बेपनाह दर्द और रिग्रेट होता है जब वो उन्हें देखकर रोने वाली हालत में चिल्लाती है, हुआर, शाओफान, तुम लोगों की ऐसी हालत कैसे हो गई? वो इमोशनली आगे कहती है, ये सब तुम्हारी मास्टर की गलती है, मैं तुम लोगों को अच्छी तरह प्रोटेक्ट नहीं कर पाई।
उसके इस इमोशनल ब्रेकडाउन को देखकर ये जंग का चेहरा एकदम इमोशनलेस और ब्लैंक रहता है। वो उन सभी को घूरते हुए अपने मन ही मन सोचता है, हाँ, ये लोग ओरिजिनली बाइनिंग बिंग के ही डिसाइपल्स थे, पर मुझे लगता है कि इसको ही कार्मिक रेट्रिब्यूशन कहते हैं। इसी टेंशन और रोने की आवाज़ों के बीच अचानक पास के ही दूसरे कमरे से एक बहुत वीक और दर्द भरी लड़की की आवाज़ गूंजती है, जो कहती है, ये आवाज़, मास्टर। ये अचानक आई आवाज़ सुनकर ये जंग और बाइनिंग बिंग दोनों बुरी तरह कंफ्यूज और शॉक हो जाते हैं और उस कमरे की तरफ मुड़कर देखते हैं। आवाज़ को पहचानते ही बाइनिंग बिंग के चेहरे पर अचानक उम्मीद और डर दोनों आ जाते हैं और वो तड़प कर कहती है, ये लांजी है, ये डेफिनेटली मेरी डिसाइपल लांजी है। ये बोलते ही दोनों जल्दी से दौड़कर उस कमरे की तरफ भागते हैं और अंदर का नज़ारा देखते हैं। सामने लटकी हुई उस लड़की को देखकर बाइनिंग बिंग के दिल के जैसे टुकड़े हो जाते हैं। उसकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगते हैं और वो शोक में रोते हुए बस इतना ही कह पाती है, ला। उस कमरे में हवा में बुरी तरह लटकी हुई वो लड़की, जो असल में बाइनिंग बिंग की सेकंड डिसाइपल शाओ लांजी होती है, बुरी तरह खांसते हुए कहती है, मुझे पता था आप डेफिनेटली मुझे बचाने आएंगी। अपनी सबसे प्यारी डिसाइपल को इस मौत से बदतर हालत में देखकर बाइनिंग बिंग का डर और पैनिक और बढ़ जाता है। वो रोती हुई कांपती आवाज में खुद से सवाल करती है, ऐसा कैसे हो सकता है? लांजी इस हाल में कैसे पहुंच गई? इस रोने धोने के बीच ये जंग प्रैक्टिकली इस ब्रूटल दुनिया की रियलिटी बताते हुए कहता है, ये हेमान सेक्ट है, वो जिंदा बच गई, यही बहुत बड़ी किस्मत की बात है। अपनी मास्टर के साथ किसी स्ट्रेंजर को वहां देखकर शाओ लांजी थोड़ी कंफ्यूजन में आ जाती है। तभी ये जंग बिना कोई इमोशन दिखाए आगे बढ़कर लांजी की लटकी हुई बॉडी के ऊपर अपना हाथ रखता है और उसकी इंटरनल हालत चेक करते हुए कहता है, पर इसकी स्पिरिचुअल रूट बुरी तरह से क्रिपल हो चुकी है और इसके अंदर अब बहुत ही कम कल्टिवेशन बची है। वो थोड़ा रुककर बताता है, सच में एक कॉल्ड्रन बनने से। यह अधूरी बात सुनकर ही बाइनिंग बिंग का दिल दहशत से भर जाता है और वो पूरे शौक में फूट फूट कर रोने लगती है। उसकी इस हालत पर बिना तरस खाए ये जंग अपनी बात पूरी करते हुए कहता है, ये बस एक आखिरी स्टेप दूर है। ये खौफनाक सच उन्हें हिट ही कर रहा होता है कि तभी उनके आसपास के मिट्टी के बड़े बड़े मटकों के अंदर से बहुत सारे लोगों के दर्द से तड़पने की उह 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 की घुटी हुई आवाजें आने लगती हैं, जो उस माहौल को एक जिंदा जहन्नुम बना देती हैं। अपनी शिष्या को इस हॉरर में तड़पता देख बाइनिंग बिंग अपना सारा घमंड भूलकर सीधा ये जंग के आगे हाथ जोड़ते हुए रोते गिड़गिड़ाते हुए कहती है, प्लीज इसको बचा लो। अगर तुम लांजी को बचा सकते हो तो उसके बदले में कुछ भी करने को तैयार हूं। उसके इस इमोशनल भीख पर ये जंग का रिएक्शन एकदम पत्थर जैसा होता है। वो सीधा जवाब देता है, ये यहाँ लॉक्ड अप है, जिसे क्लियरली एल्डर वू ने कॉल्डन में टर्न कर दिया है। इसे टच करने और अपने लिए मौत मांगने में आखिर फर्क ही क्या है? ये रिजेक्शन सुनते ही बाइनिंग बिंग की हालत डिस्परेशन की सारी हदें पार कर जाती है और वो रोते हुए अपनी पास्ट की कहानी बताती है कि उस दिन जब हमने हैवान सेक्ट पर अटैक किया था, मेरी एल्डेस्ट डिसाइपल ने हैवान सेक्ट के डिमोनिक कल्टिस्ट्स के साथ हाथ मिला लिया और मुझे धोखा दे दिया। वो डीपली इमोशन में कांपते हुए आगे कहती है, ये तो लांजी थी जिसने मुझे कवर किया, जिस वजह से मैं केव में एस्केप कर पाई। उसकी आंखों में अब अपने लिए कोई फिक्र नहीं होती। वो क्लियरली ये जंग की तरफ देखते हुए एक सबसे बड़ा फैसला लेती है और कहती है, तुम चाहो तो मुझे भी इसकी जगह एक कॉल्डन की तरह यूज कर सकते हो, बस शर्त यह है कि तुम इसे जिंदा रखोगे। इस अजीब और एक्सट्रीम ऑफर को सुनकर ये जंग पूरी तरह से स्पीचलेस और कंफ्यूजन में रह जाता है। वहां एक डीप साइलेंस फैल जाता है। इसी इंटेंस मोमेंट के बीच शाओ लांजी, जो ये सब सुन रही होती है, वो अपने दर्द के बावजूद भयंकर गुस्से में चीख पड़ती है, मास्टर, आप इस तरह के एक डिमोनिक कल्टिस्ट के आगे भी कैसे मांग सकती हैं? उसके एक्सप्रेशन में फ्रस्ट्रेशन और नफरत साफ दिखती है जब वो आगे चिल्लाती है, क्या आप भूल गई हैं मास्टर, डिमोनिक कल्टिस्ट्स हमेशा अपनी बात से मुकर जाते हैं। उसकी इन तीखी बातों को सुनकर ये जंग कुछ नहीं कहता, बस एक ठंडे और इंटेंस दिमाग से उसे घूरने लगता है। अपनी मास्टर की इज्जत को इस डिमोनिक इंसान के आगे मिट्टी में मिलते देख लांजी अपनी आखिरी सांस तक की डिवोशन के साथ गुस्से से कांपते हुए कहती है, आपको मेरे खातिर इस तरह से ह्यूमिलिएटेड होते देखने से तो अच्छा है कि मैं मर जाना पसंद करूंगी। अचानक से ये जिंग के दिमाग में सिस्टम की नोटिफिकेशन पॉपअप होती है। सिस्टम स्क्रीन पर बताता है कि टारगेट फॉर करेक्शन डिटेक्ट हो चुकी है और वो कोई और नहीं बल्कि शियाओ लांजी है। फिलहाल होस्ट के लिए शियाओ लांजी की हॉस्टिलिटी यानी उसका गुस्सा और नफरत एग्जैक्टली 50% पर है। ये अनएक्सपेक्टेड अपडेट देखते ही येजेंग के चेहरे पर शांत मुस्कान आ जाती है और वो थोड़ा हैरान होकर कहता है, ओह। उसके तुरंत बाद सिस्टम एक और धमाकेदार अनाउंसमेंट करता है। सिस्टम उसको सीधा एक नई डायरेक्शन देता है कि अगर वो शियाओ लांजी को सिस्टम के अंदर करेक्शन के लिए ले आता है तो उसको रिवॉर्ड में एक रैंडम अर्थ ग्रेट स्पिरिचुअल ट्रेजर मिलेगा। ये बड़ा ऑफर सुनते ही ये जेंग मन ही मन हंसता है और अपने दिमाग में सोचता है कि ही लगता है मेरे पास इस लड़की को बचाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। इस क्लियर मोटिव के बाद वो अपना रुख जमीन पर बैठी बाइनिंग बिंग की तरफ करता है। उसके चेहरे के करीब आकर वो कहता है, ठीक है, अगर तुम चाहती हो कि मैं इसको बचा लूं, पर जैसा कि तुम्हें पता है मैं सिर्फ उन्हीं लोगों पर अपना हाथ बढ़ाता हूं जो मेरे अपने होते हैं। उसके इतना बोलते ही बाइनिंग बिंग एक सेकंड के लिए पूरी तरह से ब्लैंक हो जाती है। उसके चेहरे पर एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क छप जाता है और वो कंफ्यूजन में रह जाती है कि आखिर इस बात का क्या मतलब है।
इसी ठंडे और ऑकवर्ड साइलेंस के बीच शर्त को और क्लियर करते हुए ये डार्क डिमांड सामने आती है। जोर से बोलकर प्रूव करो कि तुम मेरे लोगों में से एक हो, तभी मैं उसको बचाने के बारे में सोचूंगा। ये बात सुनते ही बाई निंगमिंग को रियलाइज हो जाता है कि उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। अपनी सारी ईगो को भुलाकर वो तुरंत ये जेंग के पैरों के पास घुटनों पर गिर जाती है और वो रोते हुए चिल्लाती है, मैं बाई निंगमिंग हेहुआन सेक्ट के ये जेंग की औरत हूं। लेकिन उसके इस सबमिसिव कन्फेशन का कोई फायदा नहीं होता। उसके बोलते ही ये जेंग बिना किसी रहम के अपना हाथ उठाता है और एक जोरदार थप्पड़ सीधा उसके कान के नीचे जड़ देता है। एक अचानक चीख निकल पड़ती है, उह आह, और बाई निंगमिंग दर्द से पीछे झटक जाती है। इस ब्रूटल एक्ट के तुरंत बाद सिस्टम फिर से ब्लिंक होता है और बताता है कि शाओ लांजी की हॉस्टिलिटी होस्ट के लिए बढ़कर 60% हो चुकी है, लेकिन सिस्टम के अंदर करेक्शन के लिए एंटर करने की कंडीशंस अभी भी मीट नहीं हुई हैं। सिचुएशन को और बुरी तरह डिग्रेड करते हुए ये जेंग आगे बढ़ता है और बाई निंगमिंग के बालों को बुरी तरह अपनी मुट्ठी में जकड़ लेता है। उसके दर्द से भरे चेहरे को देखते हुए कहता है, अपनी औकात बढ़ाने की कोशिश मत करो, मैंने कभी एक्सेप्ट नहीं किया कि तुम मेरी औरत हो। दर्द और डीप ह्यूमिलिएशन से टूटी चुकी बाई निंगमिंग अब पूरी तरह से हार मान लेती है। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को साइड रखकर वो फाइनली एक्सेप्ट करती है और कहती है, मैं दरअसल ये जेंग की गुलाम हूं, मैं ये जेंग की कॉल्डन हूं। ये सब एक्सट्रीम बेइज्जती होते देख सिस्टम तुरंत एक नया अपडेट देता है कि शाओ लांजी की हॉस्टिलिटी बढ़कर 75% हो चुकी है, पर अभी भी उसको करेक्शन सिस्टम में डालने के लिए ये काफी नहीं था। अपनी मास्टर का ये हाल अपनी आंखों के सामने देखकर जंजीरों में बंधी शाओ लांजी का खून खौल उठता है। वो अपने पूरे गुस्से और जोश के साथ चिल्लाती है, मास्टर को छोड़ दो, अगर तुम में हिम्मत है तो अपना सारा गुस्सा मुझ पर निकालो। उसकी ये अग्रेसिवली लॉयल चीख सुनकर ये जेंग अपना ध्यान उसकी तरफ शिफ्ट करता है। वो चलकर शाओ लांजी के पास आता है और एक ताना मारते हुए कहता है, तुम तो सच में हद से ज्यादा वफादार हो, है ना? जब तुम सबने मिलकर मुझे जान से मारने के लिए मुझ पर अटैक किया था, तब क्या तुमने एक बार भी सोचा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा? ये सुनते ही शाओ लांजी का चेहरा गुस्से से टाइट हो जाता है। वो पीछे हटने के बजाय फटी हुई आवाज में पलटकर जवाब देती है, अगर मुझे पता होता कि ये दिन आने वाला है तो उस वक्त मैंने तुम्हें और भी बुरी तरह से काटकर तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दिए होते। उसकी इस नफरत भरी बात पर ये जेंग का एक्सप्रेशन और भी डार्क हो जाता है। वो एक सिनिस्टर लुक देकर कहता है, तुम जैसी कुत्तियां जो कमजोरों पर जुल्म करती हैं, सही मायने में तुम सबको मेरे हाथों करेक्ट होने की सख्त जरूरत है। ये बेहुदा और थ्रेटनिंग बात सुनकर शाओ लांजी फ्रस्ट्रेशन में फट पड़ती है और बस इतना ही निकल पाती है, तुम बेशरम। इस मोमेंट पर ये जेंग अपनी माइंड गेम्स को एक स्टेप और आगे पुश करता है। वो नीचे पड़ी बाई निंगमिंग की तरफ इशारा करते हुए शाओ लांजी से कहता है, तुम्हारी मास्टर का हाल तो ऐसा हो चुका है और अब वो खुद मेरे सामने भीख मांग रही है कि मैं तुम्हारा हाल भी इसके जैसा ही कर दूं। इस एक्सट्रीम साइकोलॉजिकल टॉर्चर के बाद ये जेंग की नज़र वापस सिस्टम पर जाती है, जहां स्क्रीन बताती है कि शाओ लांजी की हॉस्टिलिटी आखिरकार 88% तक पहुंच चुकी है, पर कंडीशन अभी भी पूरी नहीं हुई है। ये देखकर ये जेंग एक पल के लिए रुक जाता है। वो खुद से ही थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड होकर सोचता है कि मैंने इसको इतना ज़्यादा प्रोवोक कर दिया है, फिर भी इसकी हॉस्टिलिटी अभी तक 100% क्यों नहीं हुई। फिर उसको रियलाइज़ होता है और वो अपने आप से कहता है, मैं इस औरत को कंट्रोल करने के चक्कर में इतना खो गया था कि मैं तो सच में भूल ही गया कि मैं अभी भी एक बैटलफील्ड के बीच में खड़ा हूं। इस रियलिटी चेक के तुरंत बाद ये जेंग अपना रुख पीछे करता है और ऑर्डर देता है, वापस आओ। और तभी एक बहुत ही जोरदार आवाज आती है। हवा में लटक रही शाओ लांजी को बांधने वाली हैवी जंजीरें अचानक से टूटकर बिखर जाती हैं। ग्रेविटी अपना काम करती है और आज लाती हुई शाओ लांजी सीधा जमीन पर आकर गिरती है। उसके जमीन पर गिरते ही ये जेंग पीछे बिना देखे वार्निंग देता है, अगर जिंदा रहना चाहती हो तो चुपचाप मेरे पीछे आओ। जमीन पर गिरी शाओ लांजी उस डिमोनिक कल्टीवेटर के इस अचानक बदले हुए एक्शन को समझ नहीं पाती। वो डाउट और डर के साथ मनी मन सोचती है, आखिर ये डिमोनिक कल्टीवेटर करने की कोशिश क्या कर रहा है। लेकिन इस सवाल का जवाब मिलने से पहले ही बाहर से एक खतरनाक आवाज पूरे माहौल में गूंज उठती है। सोचने वाली बात है कि जेड मेडन सेक्ट के सभी डिसाइपल्स को यहाँ कॉल्ड्रन्स में रिफाइन किया जा रहा है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम जेड मेडन सेक्ट का नामो निशान मिटाने की कोशिश करो, ये तो सच में हद पार करना हो गया। उसका गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल होने लगता है और वो एक क्लियर डेथ थ्रेट देते हुए आगे बढ़ता है, तुम हेहुआन के कुत्ते चोरों, जल्दी करो और अपनी मौत को गले लगा लो। मैं लिन से स्वनलिंग सेक्ट का इनर सेक्ट सीनियर डिसाइपल, मैं इस बात के लिए तुम्हें बिल्कुल भी माफ नहीं करूंगा। पिछला पार्ट जहां खत्म हुआ था, ये नई शुरुआत बिल्कुल वहीं से होती है। अभी सीन में अचानक से एक नया ट्विस्ट आता है, क्योंकि कुछ नए बंदे सीधा ये जेंग के पास आकर खड़े हो जाते हैं। इन अनजान लोगों को वहां देखकर ये जेंग अंदर ही अंदर थोड़ा परेशान हो जाता है और अपने मन में सोचता है कि यार ये क्या मुसीबत है, मुझे इन राइचस फैक्शन वाले बंदों से ही टकराना था। वो सिचुएशन को एनालाइज करता है और उसे समझ आने लगता है कि अकेले उन सबसे भिड़ना उसके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होगा, शायद वो उनके आगे टिक भी ना पाए।
इसी टेंशन के बीच शाओ लांजी वहां मौजूद उन नए बंदों को देखती है और उम्मीद के साथ उनसे मदद मांगते हुए कहती है कि मेरे डाओइस्ट साथियों, प्लीज हमारी मदद करो। मुझे और मेरी मास्टर बाई निंगबिंग दोनों को इस शैतान ने अपने कंट्रोल में कर लिया है। उसकी ये बात सुनते ही ये ज़ेंग इस औरत की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि ये औरत क्या बोल रही है। ये देखकर सीनियर डिसाइपल पूरी तरह से कंफ्यूजन में पड़ जाता है और थोड़ी देर चुप रहने के बाद शॉक में कहता है, क्या सेक्ट मास्टर बाई? क्या वो बाई निंगबिंग जिसके पास इनेट धर्मा बॉडी है वो यहाँ इस वक्त मौजूद है? उसके दिमाग में तेजी से चीजें चलने लगती हैं और वो सोचता है कि इस तरह की कचरे जैसे डिमोनिक कल्टीवेटर के कंट्रोल में आने के बाद तो उसकी सारी ताकत अब तक पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी होगी। ये सब समझने के बाद उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान के साथ कहता है कि इसका मतलब तो सीधा सा ये है कि अब हम लोग भी इस राइचस फैक्शन की सबसे खूबसूरत औरत के साथ ही गहरा कनेक्शन बना सकते हैं। ये गंदी बातें सुनकर शाओ लांजी पूरी तरह से हिल जाती है। उसके चेहरे पर कंफ्यूजन और डर साफ दिखने लगता है। वो कांपते हुए उनसे पूछती है कि तुम लोग राइटियस फैक्शन के कल्टीवेटर्स नहीं हो? ये सुनते ही डिसाइपल हंसते हुए इस बेवकूफ औरत का मजाक उड़ाता है और कहता है कि कितनी बड़ी बेवकूफ है ये। क्या इस औरत को अभी भी सिचुएशन समझ में नहीं आई? तभी दूसरा डिसाइपल उसकी बात काटते हुए कहता है कि अगर मुझे सही से याद है तो ये औरत जेड मेडन सेक्ट की शाओ लांजी है। उसके बाद एक और डिसाइपल अपनी गंदी नीयत दिखाते हुए बोलता है कि भले ही ये अपनी मास्टर जैसी बिल्कुल ना हो, लेकिन एक पिल स्पिरिट होली बॉडी के साथ ड्यूअल कल्टीवेशन करने का मजा भी कुछ कम नहीं होने वाला। अपने आगे खड़ी इन हवस के पुजारियों को देखकर सीनियर डिसाइपल अपने दिमाग में सोचता है कि इस कल्टीवेशन की दुनिया में जहां सिर्फ ताकत ही सबसे ऊपर होती है, वहां अच्छाई और बुराई सिर्फ फैक्शन के नाम का फर्क बनकर रह जाती है। उनकी ये घिनौनी सच्चाई सुनकर शाओ लांजी को अपने कानों पर विश्वास नहीं होता। वो गुस्से और सदमे में चिल्लाते हुए कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है? दोनों फैक्शंस के बीच बढ़ती इस टेंशन को देखकर ये ज़ेंग अपना दिमाग लगाता है और वो मन ही मन सोचता है कि ये तो बिल्कुल परफेक्ट मौका है। मैं इन लोगों का इस्तेमाल करके शाओ लांजी की नफरत को उसके सबसे एक्सट्रीम लेवल तक बढ़ा सकता हूँ। इसी प्लानिंग के साथ वो उनकी तरफ देखता है और थोड़ी सीरियस टोन में कहता है कि तुम तीनों को सिर्फ वो दोनों मास्टर और डिसाइपल चाहिए, है ना? इसके बाद वो एक डील रखते हुए बोलता है कि मैं बाई निंगबिंग को भी यहां लाने में तुम्हारी मदद कर सकता हूं। मेरी बस इतनी शर्त है कि तुम लोग मुझे यहां से जिंदा जाने दो। ये ज़ेंग की ये बात सुनकर सीनियर डिसाइपल पहले तो थोड़ा कंफ्यूज होता है, फिर थोड़ा सोचने के बाद वो कहता है कि तुम तो काफी समझदार निकले बच्चे। जाओ सेक्ट मास्टर बाई को यहां ले आओ और फिर बाहर दरवाजे पर जाकर पहरेदारी करो। वो थोड़ा और स्ट्रिक्ट टोन में बोलता है कि ध्यान रहे राइटियस फैक्शन के किसी दूसरे डिसाइपल को हमारे बारे में पता नहीं चलना चाहिए। इस बात पर पीछे मुड़ते हुए ये ज़ेंग कहता है, समझ गया, मैं बाहर दरवाजे पर पूरी तरह से अच्छी पहरेदारी करूंगा। उनके इस सौदे को देखकर पहला डिसाइपल अपने सीनियर की तरफ बढ़ता है और खुशी से कहता है कि सीनियर ब्रदर लिन, बाद में सेक्ट मास्टर बाई की इनेट धर्मा बॉडी तो आपकी हो जाएगी और ये लड़की मेरी होगी। उसके इतना बोलते ही दूसरा डिसाइपल अपने सीनियर और जूनियर के बीच का रिश्ता याद दिलाते हुए हंसता है और कहता है जैसे कि हम सीनियर और जूनियर भाई हैं तो हमारे बीच ऐसा ही भाईचारा होना चाहिए। ये सब सुनकर शाओ लांजी का गुस्सा अपने एक्सट्रीम पर पहुंच जाता है। वो चिढ़ते हुए उनकी तरफ चिल्लाती है कि तुम लोग सच में कितने बेशरम हो। उसकी बेबस हालत देखकर दूसरा डिसाइपल और जोर से हंसने लगता है और घमंड से कहता है, तो फिर ठीक है, मैं अब तुम्हें दिखाता हूं कि मैं असल में कितना बेशरम बन सकता हूं। शाओ लांजी के अंदर का डर अब गुस्से में बदल जाता है। वो रोते और कांपते हुए चिल्लाती है कि चाहे मैं मरकर भूत ही क्यों ना बन जाऊं, मैं तुम लोगों को कभी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इसी जबरदस्त टेंशन के बीच अचानक सिस्टम का एक अलर्ट साउंड बज उठता है। सिस्टम स्क्रीन पर वार्निंग फ्लैश होती है कि 100% मलिशियस इंटेंट इस होस्ट के खिलाफ डिटेक्ट हुआ है। होस्ट कृपया करके जितना जल्दी हो सके इस पर करेक्शन परफॉर्म करें। ये अचानक आई आवाज से ये ज़ेंग थोड़ा चौंकता है और उसके मुंह से निकलता है वो देखता है कि शाओ लांजी के आसपास अचानक से आग लग जाती है। उस आग को देखकर वो हैरान होते हुए कहता है कि आखिर यहां हो क्या रहा है? ये कुत्ती तो आग की लपेटों में फंस गई। लेकिन तभी वो मन ही मन सोचता है कि बहुत बढ़िया, मेरा प्लान पूरी तरह से सक्सेसफुल हो गया। उसके बाद सिस्टम की स्क्रीन पर शाओ लांजी का पूरा डेटा सामने आ जाता है। सिस्टम बताता है कि इसका नाम शाओ लांजी है, इसकी उम्र 28 साल है और इसकी कल्टीवेशन 7th लेवल ऑफ फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पर है, जो कि अभी पूरी तरह से घायल हालत में है। अपीयरेंस में ये एक्सीलेंट कैटेगरी में आती है और इसका एप्टीट्यूड भी एक्सीलेंट है, जिसके पास पिल स्पिरिट होली बॉडी है। सिस्टम उसकी पर्सनालिटी एक्सप्लेन करते हुए बताता है कि ये इंसाफ के नाम पर बिना सोचे समझे कत्ल करती है, बिल्कुल एहसान फरामोश है
और हमेशा कमजोर लोगों के साथ भेदभाव करती है। शाओ लांजी पूरी तरह से कंफ्यूजन और पेन में तड़प रही होती है। उसी वक्त सिस्टम एक और नोटिफिकेशन देता है कि शाओ लांजी को काबू में करने का टास्क पूरा हो गया है और रिवॉर्ड के तौर पर एक रैंडम अर्थ ग्रेड स्पिरिचुअल ट्रेजर हासिल हुआ है जिसका नाम ब्लड थर्स्टी फ्लोइंग लाइट है। इस अनाउंसमेंट के तुरंत बाद ही यी जेंग एक झटके में अपनी वो नई खतरनाक तलवार बाहर निकाल लेता है। वो उन बंदों को घूरते हुए कहता है कि मैं इस नई स्पिरिचुअल ट्रेजर का टेस्ट तुम लोगों पर ही करूंगा। उसका बदला हुआ रूप और अचानक आई तलवार देखकर दूसरा डिसाइपल शॉक में पीछे हटते हुए चिल्लाता है, क्या? लेकिन उसको कुछ समझ आने या रिएक्ट करने का एक सेकंड का भी मौका दिए बिना यी जेंग हवा को चीरते हुए आगे बढ़ता है और सीधा दूसरे डिसाइपल की गर्दन एक ही बार में धड़ से अलग कर देता है। तभी सिस्टम उस खतरनाक वेपन के बारे में बताता है कि ये ब्लड थर्स्टी फ्लोइंग लाइट दूसरों का एसेंस ब्लड अब्सॉर्ब कर सकती है ताकि ये अपने एट्रीब्यूट्स और ग्रेड को अपग्रेड कर सके। ये जेंग को उसकी असली पावर का अंदाजा लगता है। वो अपने दिमाग में सोचे बिना नहीं रह पाता कि किसने सोचा था कि ये असल में एक इवॉल्वेबल अर्थ ग्रेड स्पिरिचुअल ट्रेजर निकलेगी। इस बार तो सच में मेरी लॉटरी लग गई है। अपने साथी को इस तरह बेदर्दी से मरते देख पहला डिसाइपल डर के मारे चिल्लाता है और अपने सीनियर से कहता है, सीनियर ब्रदर लिन, ये शैतान ना सिर्फ अपनी कल्टीवेशन छुपाए हुए था बल्कि इसके पास तो एक स्पिरिचुअल ट्रेजर भी है। सिचुएशन को हाथ से निकलता देख सीनियर ब्रदर लिन थोड़ा अलर्ट हो जाता है। वो अपने बचे हुए साथी को संभालते हुए चिल्लाता है कि पैनिक मत करो, दुश्मन का सामना करने के लिए जल्दी से एक फॉर्मेशन बनाओ। दोनों बिना एक सेकंड वेस्ट किए फाइट के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं और ये जेंग की तरफ तेजी से अपनी तलवारें छोड़ देते हैं। दुश्मन की इस तेजी को देखकर ये जेंग उनके अटैक्स डॉज करने की कोशिश करता है। उसे अचानक महसूस होता है कि उसकी खुद की बॉडी पहले से बहुत ज्यादा हल्की लग रही है। वो मन ही मन सोचता है कि ऐसा लग रहा है जैसे मेरी स्पीड पहले से भी बहुत ज्यादा फास्ट हो गई है। क्या ये इसलिए है क्योंकि इस ब्लड थर्स्टी फ्लोइंग लाइट से मुझे कोई एक्स्ट्रा बफ मिल गया है? पर तभी अजीब सा दर्द उसे हिट करती है और वो आगे सोचता है, लेकिन इससे पहले कि वो पूरी बात सोच पाता, दुश्मन की छोड़ी हुई एक चमकती तलवार सीधा ये जेंग की पीठ पर आकर लग जाती है। उसे एक जोर का झटका लगता है और वो अपने अंदर दर्द महसूस करते हुए सोचता है कि जो एसेंस ब्लड मैंने अभी अभी अब्सॉर्ब किया था वो तो लगभग पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं आज यहां पक्का मारा जाऊंगा। सीनियर ब्रदर लिन अपने साथियों को पूरे गुस्से में चिल्लाते हुए ऑर्डर देता है कि इसे सांस लेने का थोड़ा सा भी मौका मत दो, इसे जान से मार डालो और इसका स्पिरिचुअल ट्रेजर छीन लो। उसके तुरंत बाद वो बिना एक सेकंड वेस्ट किए चेंज फॉर्मेशन का कमांड देता है। ये ऑर्डर सुनते ही बचे हुए लोग तुरंत अपनी पोजीशन लेते हैं और दोनों मिलकर एक बहुत ही विशाल ग्लोइंग ग्रीन एनर्जी वाली तलवार का अटैक सीधा ये जेंग की तरफ छोड़ देते हैं। अचानक हुए इस मैसिव और डेडली अटैक को देखकर ये जेंग एक सेकंड के लिए थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, पर अगले ही पल वो तुरंत रिएक्ट करता है और अपनी तलवार को आगे करके पूरी ताकत लगाकर उस अटैक को रोकने की कोशिश करता है। दोनों के बीच एक बहुत ही इंटेंस पावर क्लैश चल रहा होता है, पर ये जेंग की हालत लगातार खराब होती दिख रही थी। ये जेंग को अपनी पूरी जान लगाकर स्ट्रगल करता देख सीनियर ब्रदर लिन कहता है कि मैं भी देखना चाहता हूं कि तू और कितनी देर तक ऐसे ही टिक पाता है। उसकी ये बोलते ही उस ग्रीन तलवार का प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि ये जेंग के मुंह से जोर से खून निकलता है और वो खांसते हुए दर्द से करा उठता है। उसका बैलेंस पूरी तरह बिगड़ जाता है और उसकी तलवार उसके हाथ से छूटकर नीचे जमीन पर गिर जाती है। अटैक का इंपैक्ट इतना स्ट्रांग होता है कि ये जेंग बुरी तरह जख्मी होकर सीधा जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ता है और उसके पास उठने तक की ताकत नहीं बचती। ये सीन देखकर सीनियर ब्रदर लिन को लगता है कि अब गेम उनकी मुट्ठी में है। वो बड़ी ही ओवर कॉन्फिडेंस के साथ अपने बंदे को देखता है और कहता है कि इसके पास अब फाइट बैक करने की बिल्कुल भी ताकत नहीं बची है। जाओ और इसे जल्दी से मार डालो। बस इस बात का ध्यान रखना कि उस स्पिरिचुअल ट्रेजर को कोई डैमेज ना पहुंचे। अपने सीनियर का ये ऑर्डर सुनकर डिसाइपल वन हंसते हुए कहता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। जमीन पर गिरा हुआ ये जेंग इस वक्त बुरी तरह हाफ रहा था और उसकी हालत वाकई में बहुत बिगड़ चुकी थी। इसी का फायदा उठाते हुए डिसाइपल वन ये जेंग के पास आता है। जमीन पर गिरी हुई उस अजीब सी आंख वाली क्रीपी तलवार को देखकर उसकी आंखों में लालच साफ झलक रहा होता है। वो उस सोड को घूरते हुए खुद से कहता है कि एक फर्स्ट लेवल ऑफ ची कंडेंसेशन वाले कल्टीवेटर को ऐसी खतरनाक स्ट्रेंथ देने के लिए ये लॉन्ग सोड पक्का कम से कम एक प्रोफाउंड ग्रेड का स्पिरिचुअल ट्रेजर होना ही चाहिए। ये बोलकर वो डाउट क्लियर करने के लिए उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाता है। अचानक से ये जेंग बड़ी ही तेजी से उसका हाथ पकड़ लेता है। ये अनएक्सपेक्टेड मूव देखकर डिसाइपल वन एकदम शॉक्ड रह जाता है। जमीन पर पड़ा हुआ ये जेंग अपने खून से सने चेहरे और वो कॉन्फिडेंट में कहता है कि मुझे तो लगा था कि मेरा मरना बिल्कुल तय है। मैंने ये कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम लोग एक्चुअली में मेरी मदद कर दोगे। ये सुनकर सामने वाला बंदा बिल्कुल फ्रीज हो जाता है
ये ज़ेंग और जोर से मुस्कुराते हुए आगे कहता है कि दुश्मन का खून तो खून होता ही है, पर क्या मेरा खुद का खून भी वैसा ही नहीं है? ये क्रीपी बातें सुनकर डिसाइपल 1 के पसीने छूट जाते हैं और वो डर के मारे हकलाते हुए पूछता है कि क्या बकवास कर रहे हो? पर उसकी बात पूरी होने से पहले ही ये ज़ेंग चिल्लाकर कहता है कि मारो मेरे लिए, और इसी के साथ ये ज़ेंग अपने ही खून से उस डिमोनिक तलवार को पावर अप कर देता है। वो उस तलवार से डिसाइपल 1 पर इतना डेडली स्विंग करता है कि एक मैसिव रेड एनर्जी वेव निकलती है और उस आदमी के वहीं पर चिथड़े उड़ जाते हैं। उसका पूरा वजूद ही खत्म हो जाता है। अपने साथी को इस बेरहमी से मरते देख दूर खड़ा सीनियर ब्रदर लिन वहीं का वहीं जम जाता है। उसके चेहरे पर अब ओवर कॉन्फिडेंस का नामो निशान नहीं था, बल्कि उसकी जगह पूरे डर ने ले ली थी। वो पसीने से तरबदर होकर डर से कांपते हुए अपने मन ही मन सोचता है कि इस लड़के का स्पिरिचुअल ट्रेजर तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, मैं अकेले इसका मुकाबला बिल्कुल नहीं कर सकता। इसी पैनिक भरी स्टेट में सीनियर ब्रदर लिन तुरंत ऊपर आसमान की तरफ देखता है और वहां से तेजी से भागने की पूरी कोशिश करता है, पर ये ज़ेंग उसे इतनी आसानी से कहां छोड़ने वाला था। वो नीचे से एक खतरनाक ऑरा के साथ उस भागते हुए दुश्मन को देखता है और कहता है कि भागने की कोशिश कर रहे हो, बहुत देर हो चुकी है। उसके इतना बोलते ही ये ज़ेंग पूरी फोर्स के साथ अपनी वो डेडली ब्लड रेड तलवार सीधा सीनियर ब्रदर लिन की तरफ फेंक देता है। वो स्वॉर्ड हवा को चीरते हुए एक रॉकेट की तरह आगे बढ़ती है और सीधा जाकर सीनियर ब्रदर लिन के सीने को फाड़ते हुए आर पार निकल जाती है। हवा में ही लटका हुआ वो आदमी शौक में चीखते हुए कहता है कि ये कैसे पॉसिबल है, और इसके बाद वो सीधा जमीन पर ढेर हो जाता है। सीन में अचानक एक डेथली साइलेंस छा जाता है। ये ज़ेंग को भी अब अपनी इंजरीज फील होने लगती हैं और वो थकान से भरा हुआ लगता है। वो अपनी तलवार वापस पकड़कर एक लंबी चैन की सांस छोड़ते हुए खुद से धीरे से कहता है कि फ्यू, आखिरकार मैं जीत गया। लेकिन उसकी ये खुशी सिर्फ एक मोमेंट की होती है। जैसे ही धूल और कोहरा थोड़ा साफ होता है, ये ज़ेंग अचानक किसी चीज को देखकर चौंक जाता है। उसके ठीक सामने धुंध के बीच से शाओ लांजी खड़ी होती है। वो ये ज़ेंग की तरफ तलवार तान रखी होती है। इस ऑकवर्ड सिचुएशन फिर से सीरियस हो जाती है। अपनी जान बचाने वाले बेनिफैक्टर पर ही ऐसे वेपन पॉइंट करते देख ये ज़ेंग हंसते हुआ वो इस एक्सट्रीम टेंशन को ब्रेक करते हुए उस लड़की की आंखों में सीधा घूरता है और सवाल करता है कि बचाए जाने के बाद तुम्हारे दिमाग में जो सबसे पहली चीज आती है वो अपने ही बचाने वाले को मारने की है? क्या बाई निंगबिंग ने तुम्हें यही सिखाया है? पिछला पार्ट जहां खत्म हुआ था, ये स्टोरी बिल्कुल वहीं से आगे बढ़ती है। शाओ लांजी गुस्से में चिल्लाती है, मुझे माफ करना, भले ही तुमने मेरी जान बचाई है। बोलते बोलते वो अचानक अपनी तलवार निकाल लेती है और वो ये ज़ेंग की तरफ निशाना लगाते हुए कहती है, लेकिन राइचस और डिमोनिक फैक्शंस कभी एक साथ नहीं रह सकते, इसलिए मुझे तुम्हें मारना ही होगा। ये देखकर ये ज़ेंग को बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होता। वो एक ठंडी सांस छोड़ता है और शांति से कहता है, जैसा मुझे लगा ही था, ये जेड मेडन सेक्ट वालों की पूरी टोली बस एहसान फरामोश लोगों से भरी हुई है। सीन में टेंशन अचानक बढ़ जाती है। शाओ लांजी की तलवार सीधे ये ज़ेंग के सर पर लगने ही वाली होती है, पर तभी वो बिल्कुल शांत आवाज में अपने सिस्टम को कमांड देता है, जाओ। उसके एक शब्द बोलते ही एक मैजिकल रिएक्शन होता है और अगले ही पल शाओ लांजी पूरी तरह से हवा में ऊंची ऊंची जंजीरों में बन जाती है। वो हवा में लटकते हुए पूरी तरह शॉक में चिल्लाती है, ये कैसा मैजिकल खजाना है? तभी ये ज़ेंग के दिमाग में सिस्टम की क्लियर आवाज आती है जो कंफर्म करता है, शाओ लांजी को सक्सेसफुली सबड्यू कर लिया गया है। क्या होस्ट मैंडेटरी करेक्शन या डायरेक्ट रिफाइनमेंट में से किसी एक को चूज करना चाहेंगे? ये ज़ेंग इस सिचुएशन में अपना फायदा देखता है और सिस्टम से पूछता है, इन दोनों ऑप्शंस को चूज करने पर मुझे क्या रिवॉर्ड्स मिलेंगे? सिस्टम तुरंत उसको डिटेल्स देना शुरू करता है। डायरेक्ट रिफाइनमेंट के जरिए तुम्हारा कल्टीवेशन बेस की कंडेंसेशन स्टेज के पीक ग्रेड परफेक्शन तक बढ़ जाएगा और तुम्हें एक सुप्रीम ग्रेड फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट मिलेगी। ये सुनते ही ये ज़ेंग एक्साइटमेंट में खुद से कहता है, इसका मतलब ये मुझे तुरंत फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्टेज तक एडवांस करने देगा। फिर सिस्टम अपने दूसरे ऑप्शन के बारे में बताता है। मैंडेटरी करेक्शन में एक बार जब प्रोग्रेस 100% तक पहुंच जाएगा तो टारगेट को डायरेक्टली गुलाम बनाया जा सकता है। सिस्टम आगे कहता है, इसमें कल्टीवेशन में कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा, पर तुम्हें एक स्पेशल फिजिक मिलेगी जिसका नाम माइरिएड वुड्स कन्वर्जेंस बॉडी है। ये नया और अजीब नाम सुनकर ये ज़ेंग थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और आश्चर्य से दोहराता है, माइरिएड वुड्स कन्वर्जेंस बॉडी? सिस्टम उसकी कंफ्यूजन को दूर करते हुए समझाता है, माइरियाड वुड्स कन्वर्जेंस बॉडी तुम्हें दुनिया के सभी स्पिरिट हर्ब्स और वेजिटेशन को आइडेंटिफाई करने और उनकी सारी फार्माकोलॉजी को समझने के काबिल बनाएगी। ये सुनकर ये ज़ेंग मुस्कान के साथ इसकी पावर को समझते हुए कहता है, दूसरे शब्दों में कहूं तो जब तक मैं इसकी करेक्शन कंप्लीट करता हूं, मैं तुरंत एक एल्केमी मास्टर बन सकता हूं। सिस्टम भी इस बात पर अग्री करता है और कंफर्म करता है, थ्योरेटिकली देखा जाए तो दुनिया में एल्केमी के मामले में तुम्हें नंबर 1 पर्सन होना चाहिए।
इस जबरदस्त डील को सुनने के बाद ये जेंग आगे बढ़ता है और हल्के से गुस्से और मजाक के साथ शाओलांजी का गाल जोर से दबाता है। उसकी आंखों में देखते हुए वो कहता है, ऐसे देखा जाए तो मुझे सच में तुम्हें मारने में थोड़ी हिचकिचाहट हो रही है। शाओलांजी इस अचानक हुए फिजिकल कांटेक्ट से बुरी तरह घबरा जाती है। उसकी आंखों में डर और हेल्पलेस टेंशन दिखती है जब वो गुस्से से पूछती है, तुम क्या करने वाले हो? और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, वो गुस्से और मजबूरी भरी आवाज में चिल्लाती है, आह, इधर आओ। इस टेंशन भरे माहौल के बीच उन दोनों के बीच आगे का प्रोसेस शुरू हो जाता है। ये जेंग बिल्कुल रिलैक्स्ड और डोमिनेंट टोन में समझाता है, मैंने लोगों को कहते हुए सुना था कि तुम्हारे पास पिल स्पिरिट होली बॉडी है। वो थोड़ा पॉज लेता है और आगे कहता है, तुम्हारे साथ एक बार ड्यूअल कल्टीवेशन करने से मेरी सारी चोटें पूरी तरह ठीक हो जानी चाहिए, है ना? ये रियलिटी सुनकर शाओलांजी पूरी तरह कंफ्यूजन और डर में पड़ जाती है। उसके चेहरे पर पहले एक बड़ा सा शॉक आता है और फिर अचानक उसको रियलाइज होता है कि सच में क्या हो रहा है। वो जोर जोर से मना करते हुए चिल्लाने लगती है, नहीं नहीं, पर उसके रोने का कोई फायदा नहीं होता क्योंकि तभी ये जेंग को सिस्टम का नोटिफिकेशन आ जाता है। शाओलांजी की करेक्शन प्रोग्रेस 20% तक बढ़ गई है और अगले ही पल सिस्टम अनाउंस करता है, होस्ट को मायरियाड वुड्स अफिनिटी बॉडी की इनिशियल स्टेज से रिवॉर्ड किया जा रहा है। ये नया रिवॉर्ड मिलते ही ये जेंग अपने अंदर एक अजीब सी एनर्जी महसूस करता है। वो एक गहरी और पावरफुल सांस लेता है और अपने मन ही मन मुस्कुराते हुए सोचता है, सिर्फ मेरी सारी फिजिकल चोटें ही पूरी तरह ठीक नहीं हुई हैं। वो अपनी बॉडी में साफ बदलाव नोटिस करता है और सोचता है, बल्कि कल्टीवेटर की स्पिरिचुअल एनर्जी इकट्ठा करने की स्पीड भी पहले से बहुत फास्ट हो गई है। पूरा हील होने के बाद वो एक ईविल स्माइल के साथ कॉन्फिडेंटली बोलता है, इस बार की फसल सच में बहुत शानदार है। वो खुश होते हुए सिस्टम को बोलता है, स्टोर, और फिर इस पावर और सिचुएशन को एंजॉय करते हुए कहता है, क्या कमाल की मास्टर और डिसाइपल की जोड़ी है। मैं पहले ही तुम दोनों को कंप्लीटली करेक्ट करने के लिए और वेट नहीं कर पा रहा हूं। पर इस खुशी के बीच ही अचानक ऊपर से किसी के जोर से आने की आवाज उसके कानों में पड़ती है। उसकी स्माइल तुरंत गायब हो जाती है और चेहरा पूरी तरह सीरियस हो जाता है। वो ऊपर छत की तरफ घूर कर देखता है और दिमाग में सोचता है, ये फ्रंटलाइन स्ट्रॉन्गहोल्ड सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है। मुझे तुरंत यहां से भागना ही पड़ेगा। बिना एक भी सेकंड वेस्ट किए वो तेजी से छत फाड़कर ऊपर वाले फ्लोर की तरफ निकल आता है। पर जैसे ही वो वहां पहुंचता है, कमरे का हाल देखकर उसके मुंह से आश्चर्य में निकलता है। वहां पूरा कमरा बिखरा पड़ा था और जमीन पर अलग अलग तरह के कीमती एलिक्सर्स गिरे हुए थे। इनमें टी कंडेंसेशन पिल थी जो कल्टीवेटर्स को नई रेल्म्स में ब्रेक थ्रू करने में मदद करती है। वहीं दूसरी तरफ हेहुआन पाउडर पड़ा था जो कल्टीवेटर्स को आसानी से अराउजल स्टेट में लाने के लिए यूज होता है। साथ ही रिजुवेनेशन पिल भी थी जो किसी भी भारी चोट को जल्दी ठीक करने और कल्टीवेशन बेस को स्टेबल करने के काम आती है। और बैरियर ब्रेकिंग पिल थी जो कल्टीवेटर्स की इनर डीमन प्रेडिकमेंट्स को तोड़ने में उनकी हेल्प करती है। ये जेंग जमीन से उन एलिक्सर्स की बॉटल्स को उठाता है। वो उन्हें गौर से देखता है और सिर्फ उन्हें सूंघते ही उसके चेहरे पर एक कॉन्फिडेंस और आश्चर्य की झलक आ जाती है। वो खुद से हैरान होते हुए कहता है, जो एलिक्सर्स पहले मैं बिल्कुल पहचान भी नहीं पाता था, अब मैं उन्हें सिर्फ सूंघ कर ही उनकी सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज को डीपली एनालाइज कर सकता हूँ। वो आगे बढ़ने से पहले उन बॉटल्स को अपने पास रखता है और इस नई ताकत को समझते हुए कहता है, ये तो मायरिएड वुड्स एफिनिटी बॉडी की सिर्फ इनिशियल स्टेज है। मैं सच में सोच भी नहीं सकता कि इस स्पेशल बॉडी का पूरा असर आगे चलकर कैसा होने वाला है। ये जेंग तेजी से और हड़बड़ी में अपना सारा सामान बैग में भर रहा होता है। वो भागते हुए मन ही मन सोचता है कि उसने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ओल्ड मैन वू के पास इतनी सारी अच्छी चीजें मिलेंगी। वो तुरंत डिसाइड करता है कि वो इन सबको उठाकर अपने साथ ले जाएगा ताकि आगे बच निकलते वक्त ये सब उसके काम आ सके। इसी दौड़ भाग के बीच अचानक वो किसी चीज से जोर से टकराता है और उसके मुंह से एक चीख निकल पड़ती है। उसको समझ नहीं आता कि आगे कौन है, इसलिए वो थोड़ा गुस्से और कंफ्यूजन में पूछता है कि आखिर वहां सामने कौन खड़ा है। तभी अचानक उसके सामने एक बेहद खूबसूरत और खतरनाक औरत खड़ी मिलती है जो सच में हेहुआन सेक्ट की एल्डर हुआंग थियानमई है, जिसका कल्टीवेशन 5th लेवल गोल्डन कोर पर है। वो गुस्से में ये जेंग को घूरते हुए स्ट्रिक्ट आवाज में कहती है कि ये सवाल तो उसे ये जेंग से पूछना चाहिए। आखिर उसके हेहुआन सेक्ट में घुसकर और इतने सारे एलिक्सर्स चुराकर वो आखिर क्या करने की कोशिश कर रहा है। उसके इतना बोलते ही ये जेंग का रिएक्शन कंप्लीटली बदल जाता है। उसे तुरंत रियलाइज होता है कि उसकी नाक से खून बह रहा है। उसको लगता है कि अभी अभी वो जरूर किसी बहुत ही सॉफ्ट चीज से टकराया था और इसीलिए ये हालत हुई है। लेकिन तभी उसे ये फील होता है कि नहीं, ये किसी नॉर्मल टक्कर की वजह से बहने वाला खून बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये उसका खुद का ब्लब और ची है जो अनकंट्रोलेबल तरीके से उसके अंदर सर्ज कर रहा है। उसके सामने खड़ी उस औरत का सिर्फ एक सिंगल लुक ही काफी था उसे कंप्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल करने के लिए। ये अजीब और इंटेंस सिचुएशन देखते ही उसे तुरंत कंफर्म हो जाता है कि ये खतरनाक औरत और कोई नहीं बल्कि हेहुआन सेक्ट की हुआंग थियानमई ही है, जिसके पास इन्नेट चार्म बोन है।
उसने हमेशा दूसरों से ऐसी रूमर्स सुन रखी थी कि एल्डर्स के बीच हुआंग तियानमई का कल्टीवेशन भले ही थोड़ा मीडियोकर हो, लेकिन उसके पास इन्नेट चार्म बोन होने की वजह से कोई भी नॉर्मल आदमी उसके चार्म को कभी रेजिस्ट कर ही नहीं सकता। इसी ऑकवर्ड और डेंजरस साइलेंस के बीच हुआंग तियानमई अपना ग्लोइंग पिंक मैजिक चाबुक निकालकर सीधे उसके गले के पास लगा देती है और गुस्से में पूछती है कि वो सच सच जवाब दे कि आखिर उसे यहाँ भेजा किसने है। ये थ्रेटनिंग सीन देखकर ये जेंग को समझ आ जाता है कि अभी अपनी इमेजिनेशन को वाइल्ड रन करने देने का बिल्कुल भी सही टाइम नहीं है। वो जानता है कि उसे अभी किसी भी हाल में इस खतरनाक सिचुएशन से बच निकालने का कोई ना कोई ठोस रास्ता ढूंढना ही पड़ेगा। इसलिए वो एक डीप ब्रेथ लेता है, रिस्पेक्टफुली हाथ जोड़ता है और एक्सप्लेन करता है कि वो एक्चुअली एल्डर वू का न्यूली एक्सेप्ट किया हुआ पर्सनल डिसाइपल है। वो कॉन्फिडेंटली उससे कहता है कि अभी जो भी हुआ वो कोई चोरी नहीं थी, बल्कि वो तो बस यहां बचे हुए एलिक्सर्स को प्रॉपर्ली प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश कर रहा था। वो आगे बताता है कि अभी कुछ ही देर पहले यहां पर स्वानलिंग सेक्ट के 3 लोगों ने अचानक अटैक कर दिया था और उसने यानी इस डिसाइपल ने अपनी जान की बाजी लगाकर डेथ तक फाइट किया ताकि वो उन तीनों को वहीं पर काउंटर किल कर सके। ये सुनते ही हुआंग तियन में 1 सेकंड के लिए शॉक में फ्रीज हो जाती है और थोड़ा सरप्राइज होकर पूछती है, ओहो। उसे इस बात पर इजीली यकीन नहीं होता कि एक लोली ची कंडेंसेशन स्टेज के कल्टीवेटर जैसा मामूली लड़का सच में 3 राइचस कल्टीवेटर्स को हराने में कामयाब हो गया। तभी सिचुएशन थोड़ी रिलैक्स लगती है और ये जेंग धीरे से उसके मैजिक बाइंड को खुद से हटा देता है और नर्वसनेस छुपाते हुए हंसते हुए कहता है कि वो तो बस एक फ्लूक था, एकदम किस्मत का खेल। लेकिन इसी पल उसे रियलाइज होता है कि उसकी बॉडी और माइंड के अंदर अभी भी बहुत गड़बड़ चल रही है। वो अपने दांत पीसता है, चेहरे को टाइट करता है और टेंशन में मन ही मन सोचता है कि ओ नो, ये औरत पक्का अभी भी अपने चार्म आर्ट्स का यूज कर रही है और उसे किसी भी हाल में अपने माइंड को शांत और स्टेडी रखना होगा। उसकी ये हालत देखकर हुआंग तियनमी थोड़ी इंप्रेस नजर आती है। वो रिलैक्स होकर कहती है कि उसके सामने अब तक इतनी कामनेस मेंटेन करना सच में इस बात का प्रूफ है कि इस लड़के में थोड़ा बहुत एक पर्सनल डिसाइपल वाला डिमीनर जरूर है। ये जेंग हम्बली अपना सर झुकाता है और कहता है कि इस बात के लिए ये डिसाइपल बहुत अशीम्ड है। वो तो बस इस बात से डर रहा था कि कहीं एल्डर हुआंग को बुरा ना लग जाए या वो उन्हें किसी तरह ऑफेंड ना कर दे। उसकी ये बातें सुनकर हुआंग तियानमे की आंखों में एक स्ट्रिक्टनेस आ जाती है और वो सीरियस आवाज में चैलेंज करती है कि अगर उसे सच में अपनी आइडेंटिटी प्रूव करनी है तो ये सब उसकी एबिलिटीज पर ही कंप्लीटली डिपेंड करेगा। वो बिना किसी हेजिटेशन के अगला टास्क देती है कि अगर वो सच में एल्डर वू का नया डिसाइपल है तो उसके लिए कुछ फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पिल्स को रिफाइन करना कोई प्रॉब्लम की बात तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये चैलेंज सुनते ही ये जैंग थोड़ा टेंस हो जाता है और उसके माथे पर पसीना आ जाता है। वो मन ही मन गुस्से में सोचता है कि एक लोली ची कंडेंसेशन स्टेज के डिसाइपल को फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पिल्स रिफाइन करने के लिए कहना क्लियरली इस बात का सबूत है कि हुआंग तियानमी जानबूझकर उसके लिए चीजों को काफी डिफिकल्ट बना रही है। लेकिन अचानक उसके चेहरे पर एक नई चमक आ जाती है। वो याद करता है कि उसके पास तो इनिशियल स्टेज मिरियाड वुड्स एफिनिटी बॉडी की पावर है और इस ताकत के होते हुए वो सच में इस नामुमकिन टास्क को पूरा कर सकता है। अगले ही पल वो पूरी फोकस और शिद्दत के साथ पिल रिफाइन करने की कोशिश में लग जाता है और तभी अचानक उसकी बॉडी और हाथों के आसपास एक बहुत ही पावरफुल ग्रीन ऑरा बनने लगता है। उसकी इस दमदार नए रूप और एनर्जी ग्लो को देखते ही हुआंग तियानमी कंप्लीटली चौंक जाती है। वो बहुत शॉक्ड होकर अपनी जगह पर खड़े खड़े मन ही मन सोचती है कि इस छोटे लड़के का ऑरा तो अचानक से कंप्लीटली ही बदल गया है। उसे अपनी ही आंखों पर यकीन नहीं हो रहा होता और वो खुद से चौंक कर सवाल करती है कि क्या ये सच में हो सकता है कि ये लड़का एक्चुअली एक फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पिल को सक्सेसफुली रिफाइन कर सके। इसी सस्पेंस भरी मोमेंट पर यह चैप्टर रैप अप होता है और क्रिएटर्स ने अपील की है कि आगे की इंटरेस्टिंग अपडेट्स और उनकी स्पेशल सर्विसेज पाने के लिए उनकी पोस्ट को लाइक और शेयर जरूर करें और रीडर ग्रुप में जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। पिछला पार्ट जहां खत्म हुआ था, ये पार्ट बिल्कुल वहीं से शुरुआत होता है। सीन के शुरुआत में ही ये जेंग पूरी एनर्जी और फोकस के साथ अपने दोनों हाथों से एल्केमी फर्नेस की तरफ इशारा करता है और जोर से चिल्लाता है, एलिक्सर की आग, जल जाओ। आग तो जल चुकी थी, पर ये जेंग को पता था कि प्रोसेस लंबा है। वो मन ही मन सोचता है कि इस एल्केमी फर्नेस को अभी थोड़ा गर्म होने में टाइम लगेगा, तो क्यों ना मैं इस टाइम का यूज करके बची हुई मेडिसिनल हर्ब्स को सिलेक्ट कर लूं। ये सब होते देख पास ही खड़ी हुआंग तियनमई थोड़ी कंफ्यूज्ड लग रही थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये लड़का आखिर क्या करने की कोशिश कर रहा है। उधर ये जेंग अपने काम में पूरी तरह फोकस्ड था।
वो आसपास के डिस्ट्रक्शन को देखते हुए अपने दिमाग में कैलकुलेशन बिठाता है कि एलिक्सर हॉल बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है और इस वजह से उसको फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पिल बनाने के लिए जरूरी सारे मटेरियल्स नहीं मिल पा रहे हैं। लेकिन इस बड़ी प्रॉब्लम के बाद भी ये ज़ेंग के चेहरे पर टेंशन की जगह एक कॉन्फिडेंट स्माइल आती है और वो बिना घबराए सोचता है, पर मेरे लिए एक ऑल्टरनेटिव पिल की रेसिपी बनाना बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। अपने इसी कॉन्फिडेंस के साथ वो ऑल्टरनेटिव हर्ब्स उठाने लगता है। वो जिन हर्ब्स को चुन रहा था उनकी ताकत मामूली नहीं थी। एक तरफ थी हेवन स्वॉलोइंग लीफ, जो कल्टीवेटर्स की स्पिरिचुअल एनर्जी एब्जॉर्ब करने की पावर बढ़ाती है और इंस्टेंटली ची को बॉडी के अंदर खींच लेती है। दूसरी तरफ उसने ली थी लाइफ स्पिरिट हर्ब, जो फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ाने और बॉडी के साथ साथ माइंड की इंजरीज को ठीक करने का काम करती है। और इन सबसे खतरनाक थी फायर सनफ्लावर, जो फायर पॉइजन का यूज करके किसी भी कल्टीवेटर के बॉटलनेक को तोड़ सकती है। पर इसके साथ ही बहुत बड़ा रिस्क भी जुड़ा होता है कि इससे मरीडियंस ब्लो अप भी हो सकती हैं। इन इंटेंस और पावरफुल हर्ब्स को देखने के बाद ये ज़ेंगी गहरी सांस लेता है और अपने दिमाग में आगे का प्लान बनाता है। वो तय करता है कि 20 मटेरियल्स डालने के बाद वो इन बाकी हर्ब्स को एक एक करके इस एल्केमी फर्नेस के अंदर डालेगा। उसका फोकस बिल्कुल क्लियर था और वो खुद से कहता है, अब बस मुझे इस हीट को ठीक से कंट्रोल करना है। ये ज़ेंग की इस अजीब अप्रोच को देखकर हुआंग तियनमई हैरानी से उसे घूर रही होती है। वो सोचती है कि इस छोटे लड़के ने जो हर्ब्स सिलेक्ट किए हैं वो पहले देखी हुई किसी भी रेसिपी से बिल्कुल अलग है। उसको थोड़ा डाउट होने लगता है और वो अपने आप से कहती है, कहीं ये सिर्फ ब्लफ तो नहीं कर रहा, कहीं ये झूठ तो नहीं बोल रहा। इसी टेंशन और डाउट के बीच एकदम से ये ज़ेंग की आंखों में चमक आती है और वो कॉन्फिडेंस से बोल पड़ता है, सही वक्त आ गया है। उसकी इतना बोलती ही फर्नेस से तेज रोशनी और पावरफुल ग्रीन एनर्जी निकलने लगती है। ये ज़ेंग बड़ी ही सेटिस्फैक्शन के साथ फर्नेस की तरफ देखता है और अनाउंस करता है, फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पिल पूरी तरह से तैयार है। पिल को हवा में फ्लूट होती देख हुआंग तियनमई की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो कंप्लीटली शॉक्ड थी। पिल को क्लोजली एनालाइज करते हुए वो अपने आप से कहती है, ये ना सिर्फ सक्सेसफुली रिफाइन हुई है, बल्कि ये तो पिल वेन्स के साथ एक सुप्रीम ग्रेड फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पिल है। उसके चेहरे पर अब हैरानी और इज्जत दोनों थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि सिर्फ ची कंडेंसेशन स्टेज में किसी के पास ऐसी कमाल की कैपेबिलिटी कैसे हो सकती है। वो हैरानी में बड़बड़ाती है, उस बुढ़े वो ने एक ऐसा हेवन डिफाइंड डिसाइपल कब से ट्रेन कर लिया। अपनी ताकत दिखाने के बाद ये ज़ेंग तुरंत हुआंग तियानमई की तरफ मुड़ता है और थोड़ा सीरियसली कहता है, मैंने अपनी आइडेंटिटी प्रूव कर दी है, क्या अब मैं सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए बैटलफील्ड जा सकता हूं? ये सुनते ही माहौल का टेंशन अचानक बढ़ जाता है। हुआंग तियानमई कोल्ड आवाज में कहती है, अब उसकी कोई जरूरत नहीं है। ये अजीब सा मिलने वाला जवाब सुनकर ये ज़ेंग थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और पूछता है, तुम्हारा क्या मतलब है? उसकी बात पूरी भी नहीं होती कि तभी हुआंग तियानमई एक झटके से ये ज़ेंग को एक ग्लोइंग एनर्जी रस्सी में जकड़ लेती है और उसे अचानक अपनी तरफ खींचते हुए कहती है, ये जगह पहले ही एक बैटलफील्ड बन चुकी है। इस अचानक हुई ब्लास्ट और आसपास के उड़ते हुए धूल धक्कड़ की वजह से ये ज़ेंग बुरी तरह खांसने लगता है। पर तभी जब धूल थोड़ी छटती है उसकी नजर जमीन पर पड़ती है। जमीन पर देखते ही ये ज़ेंग के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वहां जमीन पर एल्डर वू बुरी तरह से घायल और मरे हुए पड़े थे। शौक और दर्द में उसके मुंह से चिल्लाते हुए निकलता है, एल्डर वू। इसी दुख और शौक भरी मूवमेंट के बीच अचानक आसमान से एक नया बंदा नीचे मार्बल के टुकड़ों पर लैंड करता है। उसके उतरते ही एक भारी और खतरनाक ऑरा वहां फैल जाती है। वो आदमी मजाक उड़ाते हुए कहता है, डिमोनिक और गलत रास्तों का सहारा लेकर कल्टीवेट की गई चीजें वाकई में पूरी तरह यूजलेस होती हैं। वो उन दोनों की तरफ देखते हुए आगे टॉन्ट मारता है, अब इस फ्रंटलाइन स्ट्रॉन्गहोल्ड पर सिर्फ तुम ही अकेले बचे हो जो लड़ सकते हो, है ना? ये बंदा और कोई नहीं बल्कि श्वानलिंग सेक्ट का थर्ड एल्डर था, जो गोल्डन कोर के 6th लेवल पर पहुंच चुका था, बैली तू। एक नए और ताकतवर दुश्मन को देखते ही ये ज़ेंग के चेहरे पर पसीना आ जाता है और वो पीछे हटते हुए मन ही मन टेंशन में सोचता है, मेरी किस्मत ही ऐसी है कि मेरा सामना एक लेट स्टेज गोल्डन कोर राइटर्स फैक्शन के कल्टीवेटर से हो गया। पर दूसरी तरफ हुआंग तियानमई को इस नए दुश्मन का जरा भी डर नहीं था। उसकी आंखों में एक तेज चालाकी थी। वो बैली तू को घूरते हुए और अजीब ढंग से हंसते हुए टॉन्ट मारती है, इतनी हैवी किलिंग इंटेंट के साथ तुम्हारी ये हालत किसी राइटर्स कल्टीवेटर जैसी तो बिल्कुल नहीं लग रही। ये सार्केज्म वाली बात सुनकर बैली तू का चेहरा और टाइट हो जाता है और वो और गुस्से से अपनी पोजीशन होल्ड करते हुए कहता है, डिमोनिक कल्टीवेटर्स से डील करने के लिए हमें ऐसी खतरनाक और थंडरस मेथड्स यूज करने ही पड़ते हैं। और तभी आखिरी मोमेंट पर हुआंग तियानमई एक स्टेप आगे बढ़ती है और थोड़ी कामली पर एक शार्प टोन में उसे जवाब देती है, राइटर्स और डिमोनिक सिर्फ अलग अलग फैक्शंस हैं, हमें शुरुआत से ही एक दूसरे की जान लेने के लिए लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। हुआंग तियानमई प्योर कॉन्फिडेंस के साथ एल्डर बाइली की तरफ देखती है और उसके दिमाग से खेलने के लिए अपना अस्त्र चलाते हुए ललकारती है, क्यों? मैं सही कह रही हूं ना एल्डर बाइली? इन्नेट चार्म बोन एक्टिवेट। उसकी इस पावर का असर इतना जबरदस्त और तेजी से होता है
कि सामने खड़ा एल्डर बाइली तुरंत किसी हिप्नोटाइज हुए शख्स की तरह उसकी बात में आ जाता है और धीमी आवाज में उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहता है, सही, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। ये अजीब और खौफनाक नजारा देखकर वहीं खड़ा ये जेंग पूरी तरह से शॉक में रह जाता है और वो डर के मारे मन ही मन सोचता है, इन्हें चाम बोन से यही उम्मीद थी। ये सच में एक ही पल में अपने बराबर के लेवल वाले कल्टीवेटर को इंस्टेंटली अपने कंट्रोल में कर सकती है। इसी टेंशन के बीच अचानक से सीन में एक डेडलियर ट्विस्ट आता है। हुआंग टिएनमे इस मौके का पूरा फायदा उठाती है और बिना एक सेकंड गवाए अपने कपड़ों के अंदर से एक तेज धार वाला हथियार निकाल लेती है। वो सीधा एल्डर बाइली पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है और टॉन्ट मारते हुए कहती है, लगता है अब आखिरकार हम लोग बिल्कुल शांति और आराम से बैठकर आपस में बात कर सकते हैं। पर उसकी ये ओवर कॉन्फिडेंस और जीत की खुशी तब चकनाचूर हो जाती है जब एल्डर बाइली अचानक होश में आकर पूरी ताकत के साथ अपनी तलवार निकालता है और उसके उस जानलेवा अटैक को एक झटके में रोक लेता है। हुआंग टिएनमे का चेहरा पूरी तरह से कंफ्यूजन से भर जाता है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो थोड़ा पीछे हटकर हैरानी से उसकी तरफ देखती है। उसी भयानक पल में एल्डर बाइली गुस्से से उसकी तरफ घूरते हुए पूछता है, तुम्हें क्या लगता है श्वानलिंग सेक्ट ने आखिर मुझे यहां अटैक करने के लिए क्यों भेजा था? ये उल्टा काउंटर अटैक देखकर हुआंग टिएनमे पूरी तरह बौखला जाती है और एक्सट्रीम गुस्से में आकर कस के एल्डर बाइली की दाढ़ी पकड़ लेती है। इस फिजिकल अटैक और प्रोवोकेशन के बावजूद एल्डर बाइली के एक्सप्रेशंस बिल्कुल सॉलिड रहते हैं और वो जोर से दहाड़ते हुए उसके फेस पर बोलता है, हवा सिर्फ और सिर्फ मेरी तलवार निकालने की स्पीड को धीमा ही करेगी। वो बिना रुके अपने डेडिकेशन को साबित करते हुए और तेज आवाज में वार्निंग देता है, तुम ही हुआन सेक्ट वालों से निपटने के लिए मैंने बहुत पहले ही अपनी सारी डिजायर्स और ख्वाहिशों की जड़ को ही काट दिया था। इन राइचियस पाथ वालों की खुद के ही खिलाफ ऐसी रूथलेसनेस सुनकर ये जेंग के तो मानो पसीने ही छूट जाते हैं। वो घबराकर उस ब्रूट फोर्स को देखते हुए मन ही मन बड़बड़ाता है, ये राइचियस पाथ वाले लोग अपने आप पर थोड़ा सा भी रहम नहीं खाते। फैंटम पेन। लेकिन इस पूरे बवाल के बीच हुआंग टिएनमे भी आसानी से हार मानने वालों में से बिल्कुल नहीं थी। वो उसके चार्म आर्ट्स तोड़ने वाले स्टेटमेंट पर बुरा मानती है और गुस्से में आकर उसको क्लियर वार्निंग देती है, तुमने अभी सिर्फ मेरे चार्म आर्ट्स को ही तोड़ा है, इसलिए अपने दिमाग में ये मत सोचना कि तुम डेफिनेटली ये फाइट जीत चुके हो। उसकी इस धमकी का मजाक उड़ाते हुए और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एल्डर बाइली लाउडली उसको काटता है, ये सब बेकार है, सबका सब बेकार है, प्रोफाउंड आर्मर टायरेंट बॉडी आर्ट। ये बोलते ही उसके अंदर से अचानक एक भयानक और ब्लाइंड करने वाली तलवार की रोशनी और पावर का ऑरा फटता है जो पूरे एरिया को हिलाकर रख देता है। उस चमक और अग्रेसिव एनर्जी के बीच वो अपना एब्सोल्यूट स्टेटस बताते हुए गुर्राता है, मेरा कल्टीवेशन लेवल तुम्हारे लेवल से पहले ही बहुत आगे निकल चुका है और जिन चार्म आर्ट्स में तुम एक्सपर्ट बनती फिरती हो उनका अब मुझ पर कोई भी असर नहीं होने वाला। अपने डोमिनेंस को और प्रूव करने के लिए अब तुम मुझे हराने के लिए किस चीज का इस्तेमाल करोगी? इस बेइंतहा प्रेशर और एनर्जी के सडन ब्लास्ट के आगे हुआंग टिएनमे अपना बैलेंस नहीं बना पाती और हेल्पलेसली करके पीछे की तरफ खिसकने पर मजबूर हो जाती है। उन दोनों की इस मैसिव गॉड लेवल पावर को क्लैश करते देख ये जेंग की हिम्मत पूरी तरह टूटने लगती है। वो अपनी उंगली से आग निकालते हुए डर के मारे मन ही मन सोचने लगता है, मेरी तो लग गई, हुआंग टिएनमे भी किसी एंगल से इसके टक्कर की नहीं है, मुझे अब बिना सोचे समझे जल्दी से यहां से भाग निकलना चाहिए। पर उसकी इस भागने वाली प्लान पर पानी फेरते हुए उस ग्राउंड जीरो पर तबाही का लेवल और बढ़ने वाला था। सिचुएशन को टोटली डोमिनेट करने के लिए एल्डर बाइली गुस्से में चिल्लाता है और जमीन फाड़ते हुए अपनी तलवार पूरी ताकत से अंदर धसा देता है। इस ब्रूट फोर्स के इंपैक्ट से इमीडिएटली वहां उनका स्पेशल मैजिक अटैक माइरियड ब्लेड्स एन्चांटमेंट अरे एक्टिवेट हो जाता है। उस डेडली अरे की फैलती रोशनी के बीच एल्डर बेली पूरे प्राइड और अपने सेक्ट के जुनून में आकर सबके सामने लाउडली ये डिक्लेरेशन करता है, हेवान सेक्ट के इस फ्रंट लाइन स्ट्रॉन्ग होल्ड को पूरी तरह मिट्टी में मिलाने का क्रेडिट आज सिर्फ और सिर्फ मुझे श्वानलिंग सेक्ट के बेली 2 को ही मिलना चाहिए। उसका ये अल्टीमेट मूव और भयानक डिस्ट्रक्शन देखकर वहां का माहौल एकदम सन्नाटे में चला जाता है। हुआंग टिएनमे तो डर, थकान और जख्म के चलते बुरी तरह शॉक्ड वहीं चुपचाप खड़ी रह जाती है। एकदम ब्लैंक होकर उसको समझ ही नहीं आता कि अब इस सिचुएशन से कैसे निकलना है। और ठीक वहीं कोने में फंसे हुए ये ज़ैंग की तो डर के मारे हालत ही पतली हो चुकी थी। वो ऐसी बेवजह की मुसीबत में फंसने पर पूरी तरह फ्रस्ट्रेट होकर रो पड़ने वाली हालत में मन ही मन चिल्लाता है, सत्यानाश, तुम भगवान जैसे लोग आपस में भिड़ रहे हो तो आखिर मुझे तुम इन सब के बीच में जबरदस्ती क्यों घसीट रहे हो? तो यार कहानी वहीं से स्टार्ट होती है जहां से खत्म हुआ था। अपने एमसी फॉर्मेशन में बंद होने के बाद लिटरली में अपने शॉट को बाहर निकाल लेता है
और बहुत ही जोर से फॉर्मेशन पर एक अटैक को करता है, लेकिन क्या कोई फायदा नहीं होता। फॉर्मेशन नहीं टूटती, बल्कि ये बोले कि उस पे तो जरा सा खरोच भी नहीं आता। बंदा भी लाइक बेकार है। तुम्हें क्या सच्ची में लगा था कि एक क्यूआई कंडीशन वाला कल्टीवेटर मेरे ग्रैंड एरिया फॉर्मेशन को तोड़ सकता है? बिल्कुल भी नहीं। और अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए बोलता है कि बस इंतजार करो, एक बार इस कमीनी से निपट लूं, फिर तुम्हारी बारी। और अगर बात करें लड़के की, तो हाँ, उसका हाल सच में बहुत ही ज्यादा बेहाल था। एमसी सोचता है कि नहीं, मेरा स्ट्रेंथ, मेरा क्यूआई कंडीशन का लेवल इसके लिए बिल्कुल भी काफी नहीं है। क्या मैं सच्ची में यहाँ पर फिर से मरने वाला हूँ? एक मिनट, मेरे पास दूसरा रास्ता भी तो है, जैसे कि ये रहा फाउंडेशन बिल्डिंग का पिल, जिसको मैंने अब भी जस्ट रिफाइन किया। तभी मुट्ठी को बंद करते हुए सोचता है कि अगर इस मौके पर अगर मैं सच में फाउंडेशन लेवल पर चला जाऊं तो शायद मेरे बचने की उम्मीद बढ़ सकती है। और ये बोलकर फटाक से उन सारे के सारे फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल वाले पिल को खा लेता है। जहां पर बात करें लड़के की, तो वो भी अपने एमसी को ये सारा का सारा काम करते हुए बहुत ही गौर से देखे जा रही मन ही मन सोचती है कि क्या आसपास के जितने भी स्पिरिचुअल एनर्जी है उस बच्चे के द्वारा ऑब्जॉर्ब किए जा रहा है। एक मिनट, कहीं वो बच्चा सही में इस टाइम पर तो फाउंडेशन बिल्डिंग पर ब्रेक थ्रू करने के बारे में तो नहीं सोच रहा ना। और ये चीज बंदा भी देख लेता है कि ओ माय गॉड, ब्रेक थ्रू कर रहा है फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल पर, वो भी इस टाइम पर। गजब, मुझे हराना चाहते हो क्या? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ऐसा मैं होने ही नहीं दूंगा। और ये बोलकर अपने एमसी को अटैक करने के लिए बहुत ही स्पीड से बढ़ जाता है कि आज तो तू गया काम से, वो भी तुम्हें नहीं बचाने वाला, समझे। पर कहानी में ट्विस्ट, जैसे वो हमला अपने एमसी को लग पाता, उसे पहले लड़की उस हमले को डोचका लेती है कि नहीं, तुम उस लड़के को नहीं मार सकते, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक तुम नहीं। और मन ही मन सोचे जा रही थी कि मेरा चांस और डेमोनिक बॉडी इसके खिलाफ बिल्कुल बेअसर है। अब मैं सिर्फ एक ही चीज कह सकता हूं, उस बंदे का ब्रेक थ्रू होने का वेट। सीन चेंज होता है एमसी की ओर, जो कि अभी भी आसपास के स्पिरिचुअल एनर्जी को ऑब्जॉर्ब किया जा रहा था कि गजब, मुझे फील हो रहा है कि मैं फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल के बॉटल नेक पर पहुंच चुका हूं। लेकिन परेशानी की बात तो यह है कि अकेले के दम पर तो मैं ब्रेक थ्रू बिल्कुल भी नहीं कर सकता। मुझे चाहिए कम से कम कुछ तो चाहिए। अगर मुझे फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल का कोई तकनीक भी मिली है ना, तो मेरे लिए कम हो जाएगा। और ये सोचकर सिस्टम स्पेस में जो दोनों के दोनों मास्टर डिसाइपल बनती ना, उसको जगह देता कि सोना बंद करो, चलो जल्दी करो, तुम दोनों में से कोई भी मुझे फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल का सोल आर्ट सिखाओ। लेंगे जी बोलते हैं, क्या कहा तुम्हें सिखाऊं? तुम्हारे जैसे डेमोनिकल्टीज को मैं सोल आर्ट सिखाऊं, घंटा भी नहीं अपना मेन कैरेक्टर की ओर। तो इसका मतलब तुम मुझे नहीं सिखाओगे, ठीक है। और ये बोलकर लीडर को, या फिर ये बोले कि जेड मेडन साइड के सेक लीडर को परेशान करने लगता है। लेंजी भी लाइक साले कमीने कहे कि आखिर तू मेरे मास्टर के साथ कर क्या रहा है? ज्यादा कुछ नहीं, अगर तुम मुझे कोऑपरेट नहीं करोगे तो मैं फर्स्ट पूरी तुम्हारे मास्टर को रिफाइन कर दूंगा, समझ रही हो ना? क्योंकि ऐसा होने के बाद तुम्हें अपने मास्टर को देखने का मौका दोबारा कभी भी नहीं मिलने वाला, समझी? और ये सुनकर लेंजी भी समझ जाती है कि ठीक है, मैं तुम्हें सिखाती हूँ, मेरे मास्टर को कुछ भी मत करना, मैं तुम्हें सिखाती हूँ। तभी डिंग से करके सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कि ये लो, बाय नेमिंग का करेक्शन वैल्यू 20% से बढ़ चुका है। और हाँ, वही होता है जैसे कि कहा गया था, अपने एमसी को फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल का एक सोल्डर सिखाया जाता है कि क्लाउड्स रिटर्न टू ग्रेट वर्ल्ड ड Sword returns to the limitless heaven, and earth are born together with me, and all things are one with me. The sword is the heart is the Tao. Every movement and gesture is sword intent. और जैसे ही ये सिखाया जाता है, अपने एमसी की आंखें लिटरली में चमकने लगती। और हाँ, ये दोनों भी एक दूसरे से फाइट करते हुए महसूस किए जा रहे। तभी अपने एमसी को दिखाया जाता है, जो कि स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करते हुए फर्स्ट लेवल फाउंडेशन बिल्डिंग पर ब्रेक थ्रू कर जाता। लड़की सोचे जा रही थी कि नामुमकिन, इस स्पिरिचुअल एनर्जी का इतना भयानक उछाल, क्या सच्ची में ये वही सीन है जो फाउंडेशन बिल्डिंग पर ब्रेक थ्रू करने पर घटित होना चाहिए? हाँ, मुझे तो नहीं लगता। इधर बंदा भी फुल गुस्से में अटैक करते हुए बोलता है कि साली कमीनी कहीं की, नहीं पता तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ फाइट करते समय मुझे इग्नोर मारने की। और ये बोलकर बहुत ही जोर से हमला करता है, जिससे होता यह है कि उस लड़की को चोट लग जाती। वो भी कि नहीं, मेरा ध्यान भटक गया। और उस मौके का फायदा लेकिन लड़की भी चालाक थी। उसके हमले को लगने के बाद ये भी सक्सेसफुली अपने हमले को उस बंदे पर कर देती है और ढंग से जाकर बहुत ही जोर से जमीन पर गिरती है। बंदा हैरान था, फुल गुस्से में था और अपनी पावर को बढ़ाते हुए अपने छाती पर घुसे उस चाकू को पूरा तोड़ देता है कि बस बहुत हुआ, अब तुम सभी को जान से मारूंगा, किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी सिस्टम बताता है कि मुबारक हो, बाय नेमिंग का करेक्शन वैल्यू 20% से बढ़ने के कारण आपको रिवॉर्ड मिलता है। और रिवॉर्ड का नाम है ब्लड डीमन सैक्रिफाइस आर्ट। और ये है क्या? सिंपल, ये आपकी बॉडी के ब्लड की वाप को पूरे के पूरे तरीके से कंज्यूम कर लेगी और तुम्हारा जो कल्टीवेशन और तुम्हारा जो स्ट्रेंथ है उसको एक साथ से बहुत ही ज्यादा बढ़ा देगी। अपना मेन कैरेक्टर बहुत है, इतना ही समय तो मुझे चाहिए। और ये देखो बंदे को, जो कि गुस्से के कारण अपने एमसी को मारने के लिए ऑलमोस्ट उसके पास पहुंच ही गया था। जहां पर बात करें अपने मैन क्रेट की, तो वो भी स्माइल करते हुए बोलता है कि
ब्लड डीमन सैक्रिफाइस आर्ट। और इतना बोलने के साथ ही बहुत ही तगड़ा रिएक्शन होता है। साला चारों तरफ एनर्जी से बना लाल लाल कुछ तो दोपहर हो जाता है, जिसके चक्कर में ये बंदा भी अपने एमसी पर घंटा भी अटैक नहीं कर पाता। और ये लो, फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल का सोड आर्ट टेक्निक, फर्स्ट स्टेंस ऑफ द फ्लोइंग क्लाउड आर्ट एक्टिवेट। बंदा बोलता है, सच्ची में लगता है कि ये सब कुछ करने के बाद तुम मुझे हरा दोगे, वो तो देखा जाएगा। और ये बोलकर अपने एमसी इस बंदे पर अटैक को कर देता है, जहां पर दोनों का ही अटैक टकराते हैं, जहां पर अपने एमसी को उस बंदे का अटैक सच में बहुत ही जोर से लगती और घुटनों में आकर खांसते हुए खून की उल्टी भी किए जा रहा। लड़की सोचती है कि क्या सच्ची में ये वही बंदा है जिस पर मैं ये भरोसा करके रखी थी कि ये मेरी जान बचाएगा, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया, अब हम लोग मरेंगे, पक्का मरेंगे। बंदा बोलता है, कमीने पहले ये बता, आखिर तू जेमेटेड साइड का फ्लोरन कलर सोड आर्ट क्यों यूज कर रहा है? और जैसे ही कुछ और बोलता है तभी अचानक से इसके भी मुंह से खून निकलती है और अपने शरीर के नीचे का हिस्सा देखा, लिटरली में पूरा का पूरा चौंका पड़ा था। बोलता है कि नामुमकिन, ये कैसे हो सकता है? एक फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल का बंदा इतना खतरनाक लेवल के पावर को अनस कैसे कर सकता है? और हुआ क्या था ये देखो, अपने एमसी ने एक ही अटैक में इस बंदे के शरीर को पूरा का पूरा छेद कर दिया था। जहां पर वो बंदा ढंग से करके गिरता है और ऑन द स्पॉट वहीं पर उसकी मौत हो जाती। और लड़की का क्या, सारा का सारा कांड देखकर ये तो अलग ही लेवल की चौकी पड़ी थी। और जो बंदे के द्वारा चैन वाला फॉर्मेशन लगाया गया था वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। सोचती है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि फाउंडेशन बिल्डिंग का फर्स्ट वाला बंदा किसी गोल्डन कोर वाले कल्टीवेटर को इतनी आसानी से मार सकता है। अब आते हैं एमसी की ओर, जो कि परेशान होते हुए मन ही मन सोचे जा रहा था कि नहीं यार, मेरिट वुड अफिनिटी बॉडी होने के बाद भी मैं अपनी चोट को नहीं भर पा रहा हूँ। मेरा ब्लड क्यूआई पूरे के पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। और ये बोलने के साथ ही अपने एमसी बेहोश होकर जमीन पे गिरने लगता है। लेकिन क्या लड़की थोड़ी ना गिरने देती, अपने एमसी को बचा लेती है और हंसते हुए बोलती है कि लिटिल गाय, मारना पड़ेगा। ये लड़की तुम में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टेड है। और ये बोल के वो एमसी की चोट को हील करने लगती है, या फिर ये कहो कि उसके बहते हुए खून को रोक देती है। अब सीन चेंज होता है दूर कहीं जलिंग सेक्ट में, और ये वही सेक्ट था जिसने एमसी के सेक्ट पे अटैक किया था। समझे? कोई तो बहुत स्पीड में अपनी तलवार पे उड़ते हुए आ रहा था और चिल्ला रहा था, सेक्ट मास्टर, बहुत बुरा हुआ। बुद्धा बोलता है, बुरा हुआ मतलब? हुआ क्या है, साफ साफ बताओ। बात दरअसल ये है कि एल्डर बेली और आपका जो ग्रेट ग्रैंडसन था ना, लिंची, वो दोनों मारे जा चुके हैं। इनफैक्ट उनका सोल नेम भी बुझ चुका है। जहां तक जालिंग सेक्ट के लीडर की बात है तो भाई वो भी ये सब सुनकर पूरा हिल गया था। और बस इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।